नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो दोस्तों स्वागत है आपका भाई पढ़ लेंगे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम कवर करने वाले हैं पिछले 15 साल में जितने भी मिडीवियल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आए हैं सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को आज हम बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। जिन्होंने पहले भी क्लास देखी होगी, आपको पता है इससे पहले मैं आपकी एंशंट हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसकी क्लास लेके आया था, है ना। तो वो क्लास ली थी। एक मैंने आपकी एनवायरनमेंट के जितने भी पहले पिछले 15 साल में क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड एक क्लास ली थी। तो अगर आपने ये दोनों क्लास ली होगी, देखी होगी, तो आपको पता होगा कि मैंने कितने डीप में सारी चीजें कवर करी है ना। अब 1 मिनट रुकना, बस ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लूँ। हाँ जी। अब देखो, अब आपके लिए ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी चीज आप अगर कवर करना शुरू करेंगे तो सिर्फ आंख बंद करके अपना उसे स्टार्ट तो कर नहीं देंगे पढ़ना, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले हम इस सेशन में क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसका हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें आपको पता है कि दो चीजें होती है एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है, तो दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो पता होनी चाहिए। एक है नॉलेज, एक है एप्टीट्यूड। नॉलेज का मतलब कि देखो, कुछ स्टैटिक का पोर्शन ऐसा है जो आपका पढ़ा होना जरूरी है। उसके बिना ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एग्जाम को क्लियर करें, ठीक है। तो वैसे मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट है जो नॉलेज बेस्ड है, जो आपको पता ही होना चाहिए। और कुछ होता है एप्टीट्यूड। आप देखते हो उल्ट पटांग क्वेश्चन आ जाते हैं। अब उन क्वेश्चंस में से भी कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको सिलेक्ट करके सॉल्व करने हैं, जो प्योरली आपके एप्टीट्यूड से सॉल्व हो सकते हैं, जिसमें किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है। और कौन से वो क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको छोड़ देना है, छूना भी नहीं है। उन सारे क्वेश्चंस के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि उन्हें चूज कैसे करना है। फिर उसके बाद सोर्सेज। आपको पता है मैं हमेशा सोर्सेज आपको जरूर बताता हूँ, है ना। मैंने एंशंट हिस्ट्री का जब मतलब कि ये क्लासेस ली थी तब भी मैंने आपको बताया। एनवायरनमेंट की मैंने जो क्लास ली थी लास्ट 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तब भी मैंने ये बताया। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे इधर मैंने आपको बुक्स बताई थी बाकी दोनों में, यहाँ देखो यार, मैंने जो एनालिसिस किया उससे मुझे ये समझ में आया कि बुक से ज्यादा थीम पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप मुझसे बोलोगे सर नहीं नहीं, फिर भी एक बुक तो बताओ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बुक है आपकी, थीम्स थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, ठीक है। ये आप पढ़ लो, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। बट फिर भी मैं कहूंगा, देखो, मिडीवियल हिस्ट्री के लिए जितना मैंने नोटिस किया, जितना मैंने एनालाइज किया, मुझे ये बात समझ में आई कि इसके अंदर भी कुछ थीम्स ही हैं जो इम्पोर्टेंट। तो वो थीम्स जो है मैं एक बार लास्ट में आपको बता दूंगा जब हम क्लास को एंड करेंगे, या बीच में कभी भी बता दूंगा जब भी फीजेबल होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस क्लास में मैंने क्या किया है, इस क्लास में मैंने क्या क्या कवर किया है। इस क्लास में मैंने वो सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपके 11th सेंचुरी से लेके आपके 1707 को कवर कर रहे हैं। 1707 में ऐसा क्या हुआ, जो मुगल कार्यकाल था वो, मतलब कि मेजर जो मुगल कार्यकाल था वो खत्म हो गया था, क्योंकि औरंगजेब की यहाँ पे डेथ हुई थी, ठीक है, 1707 में। तो यहाँ तक का सारा जो पार्ट है वो मैंने यहाँ पे कवर किया। मेनली जो आपका अरब इन्वेजन हुआ, ठीक है, उसके बाद आपकी स्लेव डायनेस्टी आई, फिर इस तरीके से सारी डायनेस्टीज गई, ठीक है, मतलब कि सुल्तानेट जो पीरियड था उस टाइम की मैं बात करूँ। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाता है, मुगल पीरियड आ जाता है। तो फिर सारा का सारा मुगल पीरियड, जो वॉर्स थी, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड हियर। अब आपको क्या समझना है उसके बाद, अब आप कहोगे कि यार जिस तरीके से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये पता चल रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस तो यहाँ से नहीं आ रहे। दिस इज दी ओनली रीजन कि मैं आपको कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी बुक अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो प्लीज कुछ ही दिन बचे हैं, मत पढ़ना। थीम्स जो मैं यहाँ पे बताऊंगा उन थीम्स को जरूर पढ़ लेना। अब फिर भी क्यों ये सेशन देखना इंपॉर्टेंट है, जितने भी 1.5-2 घंटे का ये सेशन होगा, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो। 2015 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, 2016 में एक भी नहीं पूछा गया, फिर 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए, फिर 0, फिर 4, 4, फिर एकदम से बढ़ा दिए गए 7, फिर एकदम कम किए गए, फिर 7, और अब देखो 2025 में मैक्सिमम है। क्या पता अगले ही साल 15 आ जाए, मतलब कि इस साल क्या पता 15 क्वेश्चन पूछ लिए जाए, क्या पता 7 पूछ लिए जाए। बट मैं एक बात बोलता हूँ, जो भी बच्चे पहले एग्जाम दे चुके होंगे उन्हें पता है कि एक एक मार्क्स कितना मैटर करता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इसे छोड़ना मत। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने ये बुक तो नहीं पढ़ी, थीम्स एंड इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 तो मैंने नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, आप इस सेशन को देखो, थीम्स को समझो, इंपॉर्टेंट चीज को रिवाइज करो, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो।
आपका काम हो जाएगा। बट ये मत करना कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। यार देखो, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, यू विल बी एट लॉस, क्योंकि नहीं पता यार, अगले साल 15 क्वेश्चन पूछ लिए तो जिस तरीके से ट्रेंड दिख रहा है, 1 से 7 पूछ लिए डायरेक्ट, 60 से 10 पूछ लिए, अब 10 से 15 हो गए, फिर क्या करोगे? तो इसलिए कह रहा हूँ, छोड़ना मत, बी पेशेंट। अगर लगता है कि नहीं मुझे एक ही दिन देना है मेडिवल हिस्ट्री को, तो एक दिन ऐसे दो, इस लेक्चर को दो, थीम्स पकड़ो और उन थीम्स को पढ़ लो, बस ऐसा करो। स्मार्ट वर्क करना है तो ऐसा करो, ठीक है। अब हम चलते हैं सेशन की तरफ। अब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो कैसे समझ में आएंगी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आपको टाइम दूंगा 5 से 10 सेकंड का, आप थोड़ा सा गो थ्रू करोगे क्वेश्चन को और उसके बाद मैं समझाना शुरू करूंगा। जैसे आपको मैं 5 सेकंड अभी दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए पढ़िए। ओके, 5 सेकंड्स हो गए। थोड़ी सी एनर्जी हाई रखेंगे, ज्यादा देर का सेशन नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे को 2 घंटे का सेशन देखने को मिल रहा है और मेरी तो कैपेसिटी आधे आधे घंटे बैठने की है, तो क्या करना, आधा घंटा बैठो, 10 मिनट रेस्ट लो, फिर आधा घंटा बैठो, 10 मिनट रेस्ट लो, वीडियो को पॉज करके चले जाएगा। बट अगर आपकी कैपेसिटी, आपको लगता है 1 घंटे की, तो 1 घंटे करके 1 घंटा देखा, फिर रेस्ट लिया, फिर 1 घंटा देखा, ऐसे कर लो। बट बी अटेंटिव, प्लीज ऐसा मत करना कि बस हाँ जी खा रहे हैं जी, मैगी खा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ऐसे मत करना। अगर आप ऐसे करोगे तो अपना लॉस कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज बी अटेंटिव और इस सेशन को फिर लेना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस सेशन को पूरा देखेंगे एंड बहुत सारी चीजें गेन करके जाएंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स है हु आर नॉट सीरियस, तो फिर उनका तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। अब देखो जरा, जैसे यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आप देखोगे ना, ये टर्म जो मैंने आपको बुक बताई, जो मैंने सोर्स बताया एनसीईआरटी जो है, उसमें ये टर्म दी है, ये टर्म भी दी है, ये टर्म भी दी है, ये टर्म नहीं दी। अब वो ऐसे ही खेलते हैं, वो क्या करेंगे, वो आपको वो चीज दे रहे हैं जो आपने पढ़ी हुई है, फिर एक चीज ऐसे उठा के दे देंगे जो आपने कभी पढ़ी नहीं है, और फिर आप एग्जाम में कंफ्यूज होते हो। तो सबसे पहले इसलिए मैं कहता हूँ, हर एक स्टेटमेंट को, हर एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। लाइक खलीसा, जिसने भी सिर्फ और सिर्फ, मैं बोल रहा हूँ मीडियोकर स्टडी भी करी है ना, उसको भी पता है खलीसा क्या होता है। खलीसा वो लैंड होती है जो कि डायरेक्टली किसके पास होती है, डायरेक्टली जो भी किंग होगा या एम्परर होगा उसके पास होती है। तो ये बोला गया है कि वो जो लैंड है, वो विलेजेस हुज इनकम वेंट डायरेक्टली टू स्टेट ट्रेजरी। अब आप बोलोगे यहाँ से कौन सी इनकम आ रही है, आपको पता है एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। अब कुछ लैंड ऐसी होगी जो विलेजेस के अंदर ही होगी, जिसका डायरेक्टली जो पैसा जाता है ना, जो टैक्स जाता है, वो स्टेट के पास जाता है। अब आप कहोगे ऐसा कौन सा पैसा है जो स्टेट के पास नहीं जाता? ऐसा भी पैसा है जो स्टेट के पास नहीं जाता, जो जाता है डायरेक्टली किसको, जैसे आप देखोगे जमींदार्स को, जैसे आप देखोगे जागीरदार्स को, ठीक है, मनसबदार्स को। कुछ पैसा जाता है जो किंग को हेल्प कर रहे हैं किंग बने रहने में, जो उसके काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनके पास कुछ पैसा जाता है, वो अलग होता है, उसको जागीर बोलेंगे, ठीक है, उसको मनसब्स बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ पैसा है जो डायरेक्टली किंग के पास जाता है, उसको खलीसा बोलते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अभी करते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। इनम की बात करें तो ये क्या है, लैंड, देखो इनम बोल लो इनाम बोल लो, एक ही बात है। अब इस चीज को समझना, इनाम अगर दिया जा रहा है, ठीक है, तो किसी ना किसी चीज के लिए दिया जाएगा इनाम, तो है ना। तो ऐसे यहाँ पर क्या है कि वो लैंड जो उन लोगों को दी जाती है जो या तो बहुत ज्यादा लर्नेड होते हैं, मतलब कि जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, या फिर कोई अगर बहुत ही रिलीजियस मैन है, रिलीजियस मैन भी ऐसा नहीं कि आपने बोला मैं बहुत धार्मिक हूँ, ऐसे नहीं, जो लर्नेड भी है, ठीक है। और आपको पता है पहले जो रिलीजियस लोग होते थे, लाइक कोई भी संत महात्मा है, उनकी बहुत ही ज्यादा पूछ होती थी, है ना, उनको बहुत ज्यादा पूछा जाता था। तो इसीलिए उन लोगों को कुछ लैंड दे दी जाती थी, ताकि क्या करें, वो अपनी जो लाइफस्टाइल है उसे मेंटेन रखे, खाना पीना उनका चलता रहे। तो उसी लैंड को ये वर्ड दिया गया। फिर आता है जागीर, ठीक है। अब जागीर के बारे में देख लेते हैं। जागीर क्या है, टेरिटोरियल असाइनमेंट गिवन टू मनसबदार्स इन ल्यू ऑफ देयर सैलरी, बिल्कुल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। एक टैक्स सिस्टम दिया जा रहा है डायरेक्टली किंग को, एक टैक्स सिस्टम दिया जा रहा है जो वहां पर काम कर रहे हैं, उसकी काउंसिल में है, मनसब्स हैं, जो उसकी आर्मी को संभाल रहे हैं, उनको दिया जा रहा है, ऑफिसर्स को दिया जा रहा है ना। अब क्या होता है, किंग के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उनको सैलरी दे दे, ठीक है, कैश में,
या तो फिर वो क्या करे, अगर उसे वो सरदर्दी नहीं लेनी, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि ये जो लैंड है, इस लैंड से जितना रेवेन्यू आएगा वो ही तुम्हारी सैलरी है, तो वो लैंड दे दी जाती है। तो उसी को जागीर बोला जाता है। और जो जागीर को संभालते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, जागीरदार। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये जागीरदार जो होते हैं, इनकी जो पोस्ट है वो हेरिडेटरी होती है? क्या वो अगर उस पर्टिकुलर इंसान के पास है, उसके बच्चों को भी मिलेगी? देखो, दो चीज है, एक है जागीरदार, एक है मनसबदार और जमींदार। जो जागीरदार हैं, ठीक है, उनको तो जो जागीर दी जाती है वो तो उनसे छीनी भी जा सकती है, ठीक है। मनसबदार का ये केस नहीं है, उनकी वो हेरिडेटरी राइट्स होता है, उनके पास वो परमानेंटली होता है, ऐसे ही जमींदार के पास भी होता है, जमींदार के पास भी परमानेंट राइट्स, ठीक है, बट जागीरदार के पास नहीं होते, ये याद रखना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं, अच्छा एक रह गया था ना, मौजा। मौजा भी एक ऐसी ही मतलब कि टेरिटरी होती है, लैंड होती है, जिसको यूज किया जाता है रेवेन्यू के लिए। तो ये रिबेलियस टेरिटरी तो नहीं है, ये रिबेलियस टेरिटरी तो नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, मतलब इधर पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो हम बता देंगे बी करेक्ट नहीं है। और ये तीनों दिए गए थे, जो ये नाम जागीर खलीसा दिए गए थे एनसीईआरटी में, ये वर्ड नहीं दिया गया था, यहीं से क्वेश्चन बना लिया। तो जब भी आप एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में बैठे हैं, आपको लगता है कि यार ये तीन तो पढ़े हैं, ये पढ़ा नहीं है, ठीक है, और यू आर डैम श्योर कि ये तीनों तो करेक्ट है भाई, लास्ट वाले को अगर आपने नहीं भी पढ़ा, उसे मतलब कि उसे रॉन्ग मान लो। क्यों रॉन्ग मान लो? अगर आप श्योर हैं कि ये तो करेक्ट है ही, और आपने ये नहीं भी पढ़ा, तो कैसे वो मैटर करेगा? करेगा ही नहीं। जब आपको पता है बाकी तीन करेक्ट हैं, तो एक को गलत मारो। मैं आपसे कहता हूँ, 50-50% तक जब आप पहुंच गए ना, आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप सॉरी, अगर आप ऐसे हैं कि नहीं यार एक ही पता है, ठीक है, दो ही पता है, बाकी दो स्टेटमेंट के बारे में तो नहीं पता, तो फिर छोड़ देना, नेगेटिव मार्किंग होती है, आप फंस जाएंगे। बट 50-50 तक पहुंचते हैं तो अटेम्प्ट, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने बोला था कि मौजा जो है वो भी क्या है, एक विलेज या रेवेन्यू यूनिट है, जिससे रेवेन्यू कमाया जाता है। अगर रिबेलियस टेरिटरी अगली बार पूछ लिया जाए कि रिबेलियस टेरिटरी को क्या बोला जाता है, तो नाम में ही है, देखो, जोर तलब, जोर तलब। तो आपको याद रखना है कि अगर रिबेलियस टेरिटरी अगर पूछा जाए तो जोर से याद रखना, ठीक है, रिबेलियस मतलब जोर लगाया जा रहा है ना, ऐसे याद रखना। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टर्म्स है जो एनसीईआरटी में मेंशन थी या इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, बहुत सारी और भी टर्म्स है। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए लैंड क्लासिफिकेशन की, इधर मैंने बात करी है, पोलेज की बात किया जाए, तो पोलेज क्या है? फर्टाइल लैंड बोला जाता है, जो कि कॉन्टिन्यूसली कल्टीवेट करी जा रही है हर साल, जो कॉन्टिन्यूसली कल्टीवेट करी जा रही है हर साल। ज्योग्राफी में इसी टर्म को क्या बोला जाता है, कि जिसको हम कल्टीवेट कर रहे हैं हर साल, की मतलब कि कल्टीवेबल लैंड है, ठीक है। फिर परती या परौती अगर बोला जाए, तो वो कौन सी है? वो फैलो लैंड, जिसको छोड़ दिया गया है अनकल्टिवेटेड फॉर अ ईयर और टू। ऐसा क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि जो सॉइल है उसमें वापस फर्टिलिटी आ जाए, ठीक है, वो फर्टाइल हो जाए, इसलिए ऐसे किया जाता है, उसे परती बोलते हैं। चाचर किसको बोला जाता है? अगर किसी को अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है 3 से 4 साल तक, ठीक है, बट वो कल्टिवेबल है, उसको ऐसा नहीं है उसे आप कल्टीवेट नहीं कर सकते हो, वो कल्टीवेबल है, ठीक है। बंजर, बंजर तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो कल्टीवेबल वेस्ट लैंड है, कि कर तो सकते हैं उसे कल्टीवेट, बट उसे छोड़ा गया है, ठीक है। तो ऐसी लैंड जिसको 5 या 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए छोड़ दिया गया हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बंजर। अब ये टर्म्स आपको पता है कि आपकी ज्योग्राफी में भी इसके लिए पर्टिकुलर टर्म्स है, फैलो लैंड, कल्टीवेबल लैंड, अनकल्टीवेबल लैंड, वेस्ट लैंड, है ना। तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना ज्योग्राफी की कौन कौन सी टर्म्स हैं वो, जिनको इस तरीके से पीरियोडिक वे में डिफाइन किया गया। ओके। अब जब्त या बंदोबस्त, ये क्या है? बहुत ये इंपॉर्टेंट है, जब्त या बंदोबस्त। देखो, ये भी एक स्टैंडर्ड रेवेन्यू सिस्टम है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था अकबर के द्वारा। बट ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस किया गया था पॉलिसी, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर क्या है कि नेता जो है वो क्या करते हैं, वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी भी स्कीम को, बट उसके पीछे का काम किसका है? आईएएस ऑफिसर, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑफिसर जो स्कीम को बनाते हैं। तो ऐसे ही इस स्कीम को जो डिजाइन किया गया था वो किया था राजा तोदरमल ने, ठीक है, बट अकबर ने इसको इंट्रोड्यूस किया। ये क्या बोला गया था इसमें ना, एक फिक्स्ड रेवेन्यू क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है, ये देखकर कि उस सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, वहां से कैसी फसल निकल के आएगी, कितनी फसल निकल के आएगी, क्या उसकी क्वालिटी होगी, क्या उसकी क्वांटिटी होगी, इसके बेसिस पे क्या किया जाता है, इसके बेसिस पर रेवेन्यू को सेट किया जाता है, इसी
प्रोसेस को जब्त या बंदोबस्त बोला जाता है। ठीक है, ऐसी दशाला, दशाला में 10 दिख रहा है ना, दसाला, दसाला, दशाला। ठीक है, तो याद रखना है कि दशाला वाले में क्या है, उसमें भी सेम है, सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर देखा जाता है, कैसी क्वालिटी की फसल होगी, क्या क्वांटिटी होगी, बट यहाँ पर एक टाइम स्पैन है कि 10 ईयर, पिछले 10 सालों को देखा जाता है। ठीक है, कि क्या क्या हुआ है, और फिर 10 साल का ही सेटलमेंट किया जाता है। ठीक है, फिर गला बख्शी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, कनकुत। ठीक है, इसे खनकुत भी बोला जाता है, कहीं दानाबंदी भी बोला जाता है, ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा। अभी ये क्वेश्चन आगे आएगा, उसमें भी ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि एक, जैसे उधर क्या किया गया, उधर देखा गया कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है एंड ये सारी चीजें देखी गई। यहाँ पे एक रफ एस्टिमेशन लगाया जाता है कि जो भी यहाँ पर क्रॉप लगाई गई है, ठीक है, उसका यील्ड कैसा आएगा, इसको रफ एस्टिमेट लिया जाता है, और उसके बेसिस पे क्या किया जाता है, उसके बेसिस पे रेवेन्यू को सेट किया जाता है। ये कनकुत है या फिर खनकुत है, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर खलीसा लैंड, अभी हमने पीछे देखा, वो लैंड जो डायरेक्टली रेवेन्यू देगी किसको, स्टेट को, है ना, तो मतलब जो क्राउन ओन्ड होती है, जिसको राजा ओन करता है पर्सनली। जागीर मैंने समझा दिया, मनसब मैंने समझा दिया था, इनाम मैंने समझा दिया था, वतन जागीर मैंने आपको समझा दिया। हाँ, जागीर मैंने आपको क्या बताया, जागीर बताया कि उनके पास हेरिडेटरी राइट्स नहीं होते, बट अगर वहीं पर वतन जागीर है तो उसके पास हेरिडेटरी राइट्स जो है वो है। तो मतलब जागीर के पास नहीं है, लेकिन वतन जागीर हैं तो उनके पास वो राइट है। ठीक है, मुकद्दम किसे बोला जाता है, जो विलेज का हेड होता है। ठीक है, विलेज का जो हेड होता है मुकद्दम। ये टर्म्स क्यों बता रहा हूँ भाई, इतने डीप में क्यों पढ़ा रहा हूँ, इतने डीप में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सीरियस बच्चों के लिए क्लास है, ये उनके लिए नहीं है जो ऊपर ऊपर से पढ़ के जाने वाले। ठीक है, इसलिए डीप में बता रहा हूँ। पटवारी आपको पता है, आज के टाइम से भी आपको पता है किसे पटवारी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट कुछ टर्म्स है। अमील तो जहां आ जाए आप समझ जाना, जो रेवेन्यू कलेक्टर होता है उसको अमील बोला जाता है। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। करोरी, ये रेवेन्यू ऑफिसर है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अमील जरूर पूछा जाता है, बाकी एग्जाम से भी पूछा गया है। जब भी मैं बोलता हूँ ना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का मतलब ये है, या तो सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा है, या किसी और डिफेंस के एग्जाम में पूछा है, या फिर किसी पीसीएस के एग्जाम में पूछा है, तभी मैं बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें टाइम लगेगा समझने में, कुछ एक्स्ट्रा चीजें उन्हें करने में। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, उसको डायरेक्टली करके आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे, तो इसलिए घबराना नहीं है कि 79 पेजेस है, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ 1.5 से 2 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें दिमाग नहीं लगाना है भाई, दिमाग उसमें लगाना है जहां पर आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला गया, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स द फर्स्ट एक्सटेंट टू आर्क इज फाउंड। इनमें से कौन सी वो बिल्डिंग है जहां पर पहला ट्रू आर्क स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, टू ट्रू आर्क स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो कौन कौन सा है ये, ओके, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा टोम्ब ऑफ सुल्तान बालबन। ठीक है, क्या है क्या नहीं है, अब आप बोलोगे अच्छा, अब इस बार ये पूछ लिया, क्या पता अगली बार ये 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे बोलते हैं, 2.5 दिन का इसे इसलिए बोलते हैं, बोला जाता है कि पहले ये कुछ और स्ट्रक्चर था, एक हिंदू स्ट्रक्चर था, इसके ऊपर क्या किया गया, इसको कन्वर्ट कर दिया गया इसमें, तो वो 2.5 दिन में कन्वर्ट कर दिया गया, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है। कहीं कहीं इसे 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है, तो वन ऑफ द सेम थिंग्स। ओके, कोत उल इस्लाम मॉस्क जो है वो क्या है, अल्लाई दरवाजा कौन लेके आया, अलाउद्दीन खिलजी लेके आया, कहाँ बनाया, कैसे बनाया। ठीक है, वो सारी चीजें अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कोत उल इस्लाम मॉस्क के बारे में। किसने बनाया, कोत से याद रखना कुतुब, ऐसे याद रखना। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, देखो, सेंस नहीं भी बनती है, सेंस बनानी पड़ती है, तभी चीजें याद होती है। ठीक है, ये किसने किया, 1193 एडी में इसे बनाया गया। ये पहली मॉस्क थी जो दिल्ली में बिल्ड करी गई थी। अब आप समझ में आया, अब आपको क्यों पढ़ाया मैंने, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट मॉस्क जो दिल्ली में बनाई गई, इसीलिए तो ऑप्शन में डाला गया। ऑप्शन में डाली ही इंपॉर्टेंट चीजें जाती है, तो उन इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लोग क्या करते हैं, लोग इस तरीके से पीवाईक्यूज को करेंगे जिसका कोई सेंस नहीं है, बस ऊपर से पढ़ेंगे, रट्टा मारा, आगे बढ़े। ऐसे नहीं करना है। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, आपको डीप में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, लोकेशन कहाँ पे है, जो आपको कुतुब मीनार देखने को मिलता है ना, कुतुब मीनार आपने दिल्ली में देखा होगा, कुतुब मीनार है, बहुत सारे लोग दिल्ली एनसीआर से होंगे तो कुतुब मीनार गए भी होंगे, वहीं पर आपको ये मॉस्क देखने को मिलती है। फर्स्ट मॉस्क थी जो बिल्ड करी गई थी दिल्ली के अंदर। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रखना है कि
ये जो मॉस्क है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद छोड़ देते हैं इसको, कुछ एज सच है नहीं इसमें। 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा जैसे बोला जाता है, ये भी किसने बनाया? तो कोत उल इस्लाम मॉस्क भी देख लिया हमने किसने बनाई, हमारे इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ पर भी किसने बनाई? इसी ने बनाई, ठीक है, 1199 एडी में। ओरिजिनली ये क्या स्ट्रक्चर था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओरिजिनली ये एक संस्कृत कॉलेज कम मोनेस्ट्री थी, ठीक है, जिसको चेंज कर कर जिसको एक्चुअली बनाया किसने था? एक चौहान किंग थे, विग्रह राजा फोर, उन्होंने इसे बनाया था, इस संस्कृत कॉलेज कम मोनेस्ट्री को। इसको क्या किया गया? इसको चेंज कर दिया गया किसमें? एक मतलब कि झोपड़े में, ठीक है, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है। अब आप क्या हो, इसकी आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ऐसा होता था। देखो, जब भी कोई भी किंग आएंगे, जब भी कोई भी रूलर आएगा, वो ऑब्वियसली अपने ही कल्चर का, अपने ही रिलीजन का प्रचार करे, ठीक है। ये हर जगह ही होगा, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन आया वो ऐसा कर रहा है, नहीं। यहाँ से भी अगर कोई, आप बाहर जाओगे ना, कल को मैं आपको कहता हूँ कि आपने किसी और एक आइलैंड को कब्जा लिया, है ना, और आप समझ लो कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप भी वहां जाकर अपने रिलीजन, अपने कल्चर को प्रमोट करोगे, क्योंकि आपको वही आता है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ भी इन्होंने यही किया, ठीक है। जो यहाँ पर आपको देखने को मिले, जैसे कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक आया, तो इसने भी यही किया, जो इसे पता था, जो इसको नॉलेज थी, जो इसका कल्चर था, उसी को यहाँ पर उसने क्या किया, मतलब कि बढ़ावा देना शुरू कर दिया। अब आपको याद रखना है, ये 2.5 डे हट वाली बात मैंने आपको बता दी है ना, कि क्यों इसका ये नाम पड़ा। याद रखना है कि इसको बनाया गया येलो लाइमस्टोन को यूज करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, टोम्ब ऑफ सुल्तान बालबन, ठीक है, ग्यास उद्दीन बालबन इसका असली नाम था, ठीक है। उसने इसे बनाया, इस टोम को बनाया। कहाँ पे बनाया? इसने बनाया मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली में, ठीक है, उसके अंदर ही है ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जो एक्चुअल में हाई यील्ड फैक्ट था, जो यूपीएससी हमेशा पूछता है, पीसीएस में भी पूछा गया है, कि पहली ट्रू आर्क की अपीयरेंस हमें कहाँ देखने को मिली, तो इसी टोम में हमें देखने को मिली, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। अल्लाई दरवाजा, इसके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसने बनाया? जैसे मैंने आपको बताया था, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। याद रखना, जैसे वहां पे ट्रू आर्क देखने को मिली है, ये पहली ऐसी बिल्डिंग है जहां पर ट्रू डोम देखने को मिला, ट्रू डोम देखने को मिला है। ट्रू आर्क कहाँ देखने को मिली? टोम्ब ऑफ बालबान में, सुल्तान बालबान में। यहाँ पर हमें अलाई दरवाजा में क्या देखने को मिला? फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन देखने को मिली ट्रू डोम की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये रेड सैंडस्टोन से इसे बनाया गया है, ठीक है, एंड यहाँ पे व्हाइट मार्बल के इनलेज हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। इसको आप एक और चीज से याद रखना कि यहाँ पर ही एक हॉर्स शू शेप्ड आर्क को इंट्रोड्यूस किया गया था, कहाँ पर? इंडियन मॉन्यूमेंट्स में पहली बार, ठीक है। कहाँ पर? अलाई दरवाजा में। किसे? हॉर्स शू शेप्ड आर्क, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है? नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला, कुछ क्वेश्चंस नॉलेज से सॉल्व होंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं, नॉलेज होनी चाहिए। बट कुछ क्वेश्चन हैं जो यार उल्ट पटांग होंगे, जैसा ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को ऑल यू हैव टू डू इज स्किप, ठीक है। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, आपने कहीं पढ़ लिया होगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट आपको अगर नहीं आता है तो लीव दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप कोई सेंस नहीं बना पा रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि देखो ए का 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, फिर इधर आप वो बनाने की कोशिश करोगे। बट यार देखो, पीसीएस एग्जाम में ऐसा हो जाता है, यूपीएससी के एग्जाम में बहुत कम ऐसा होता है। तो उन चीजों को मतलब कि ऐसे सॉल्व ट्रिक बेस्ड सॉल्यूशन मत लेके आना अपने मन से कुछ भी। जैसे यहाँ पे देखोगे वो ट्रिक लगेगी ही नहीं जो पीसीएस के एग्जाम्स में लग जाती है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर फिर भी मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, आप पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद आई टेल यू क्या राइट आंसर है। हरमन कुलके, ओके। ओके, मुझे तो आंसर समझ में आ गया, ठीक है। आई होप आपने अब तक पढ़ लिया होगा। अगर कोई लेट हो जाता है ना पढ़ने में, तो यार पॉज कर लेना, ठीक है, फिर रिप्ले कर लेना, ऐसे कर लेना, ठीक है। ये हरमन कुल के हैं। आपने आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं यार, ये चीज़ें बहुत हार्ड है, इसको करना उस प्रेशर में इट इज़ डिफिकल्ट। तो होगा ऐसा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे विच विल बी हार्ड, जिन्हें सॉल्व करना मुश्किल है, तो उन्हें कोई बात नहीं, स्किप भी कर दोगे, कोई बात नहीं। हर एक सब्जेक्ट होगा, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, ये पॉलिटी के क्वेश्चन है। फॉर एन एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, हिस्ट्री के मान लो कि आगे 25 क्वेश्चन,
ज्योग्राफी के मान लो आते ही हैं इतने, तो 30 क्वेश्चन तो ठीक है। पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी से भी मान लो 25 क्वेश्चन आ गए। यार इन 25 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही जो सॉल्व नहीं कर पाओगे, 30 में से 5 क्वेश्चन होंगे ही जो सॉल्व नहीं कर पाओगे, 25 में से 5 क्वेश्चन होंगे ही जो सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ये उन्हीं में से एक क्वेश्चन। तो इनके ऊपर दिमाग लगाना इज वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। तो ए का जो है वो हमारा 3 हो जाएगा, 2 ऑप्शन हमारे कट गए, ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। फिर उसके बाद बी पे चलते हैं। ओके, चट्टोपाध्याय जी, मेकिंग ऑफ अर्ली मिडीवियल इंडिया जो है, इसमें इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। तो हमारा जो ऑप्शन अब बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। बट फिर भी मैं कहूँगा इस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अब इन्हें पढ़ लेना जो यहाँ पे पहले ही दिया था। अगर रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन तो वेल एंड गुड, यू विल मार्क इट। तो उस हिसाब से बस पढ़ लेना कि रिपीट हो जाए तो पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने ना ऐसे जैसे जिसको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया ना, मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिए, ठीक है। तो जब आप पीडीएफ देखेंगे, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जब आप पीडीएफ देखेंगे तो इट विल बी ऑल गुड, आपको सबको समझ में आ जाएगा। ओके, आप इस क्वेश्चन को करिए। अब ये क्वेश्चन है एप्टीट्यूड, नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कुछ क्वेश्चन नॉलेज से सॉल्व करना, कुछ एप्टीट्यूड से, पेपर ही आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करो, देन आई टेल यू क्या सही है क्या गलत है। ओके, अब इस चीज को समझना। कुछ चीजें मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए उसमें करवाई, एनवायरनमेंट के करवाए उसमें करवाए। जिसने नहीं देखा है प्लीज इसे देख लेना। ये आपके लिए समझ लो कि जितने भी आपके लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जितने भी आपके एप्टीट्यूड जो आपको जनरेट करना इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए, जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके जहन में होना चाहिए, वो सब आपको आ जाएगा अगर आप ये दोनों लेक्चर्स देखते हैं, ठीक है। अब इस चीज को याद रखना। इसके लिए चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक CAPF 2026 के नाम से, CAPF 2026 PYQs या फिर लास्ट 15 ईयर्स PYQs ऑफ CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसमें मैं ये तीनों वीडियोस ऐड कर दूंगा, ठीक है। और कुछ आगे में सेशंस लेके आऊंगा एग्जाम से पहले, जो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ कैन यू स्कोर मोर, ठीक है। वो सारी चीजें भी मैं कवर करूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और उस प्लेलिस्ट में आपको ये दोनों लेक्चर्स में मिल जाएंगे। ओके, अब इस चीज को समझो। शरफ कोई वॉज अ मिनिस्टर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब एक बात सोचो, अलाउद्दीन खिलजी की बहुत बड़ी काउंसिल रही। उस काउंसिल में कुछ लोग गए भी होंगे, फिर आए भी होंगे, गए होंगे, आए होंगे, कोई मर गया होगा, फिर कोई नया आया होगा, किसी को निकाल दिया होगा, कोई आया होगा। हमें कहाँ कहाँ तक याद रहेगा कि ये शरफ कोई है या नहीं है, नहीं पता, डैश मारो आगे बढ़ो। अंडर गयासुद्दीन, यहाँ पे हमें नॉट करेक्ट बताना है। अंडर गयासुद्दीन तुगलक मुक्तिस were warned not to ill-treat any of their officials for small amount taken over and above their salaries, ठीक है। एक पॉजिटिव चीज बोली है, बट उस गयासुद्दीन तुगलक ने ये बात बोली नहीं बोली, हमने क्या गयासुद्दीन तुगलक को पूरा पढ़ा है क्या, पता नहीं भाई। आगे बढ़ो, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों स्टेटमेंट्स क्यों सही हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पर पहले कुछ और चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द अरेबिक वर्क मसलिक ए अफसर gives description of functioning of इक्ता सिस्टम अंडर मोहम्मद बिन तुगलक। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ नेगेटिव बोला नहीं है। और मैंने तो नहीं पढ़ी भाई मसलिक ए असबर, मुझे क्या पता, अफसर सॉरी, मुझे क्या पता, लिखा होगा नहीं लिखा होगा, ठीक है। मार्को पोलो हैज नॉट मेंशन्ड अबाउट पर्ल फिशरी ऑफ ट्यूटिकोरिन इन साउथ इंडिया। भाई एक बात बताओ, मार्को पोलो ने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे, अगर उसमें से एक भी टेक्स्ट में, एक भी लाइन में अगर उसने पर्ल फिशरी टूटिकोरिन के बारे में मेंशन भी कर दिया हो, ये भी नहीं लिखा कि डीप में लिखा है, ठीक है, ये भी नहीं लिखा कि एक पूरा टेक्स्ट उसके ऊपर लिखा है कि मेंशन ही नहीं किया। अब मुझे एक बात बताओ, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट थी कि शरफ कोई एक मिनिस्टर था अलाउद्दीन खिलजी की काउंसिल में, यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट दी कि गयासुद्दीन तुगलक जो है उसने ऐसा ऐसा बोला था कि इल ट्रीट नहीं करना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट। थर्ड भी, यहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट क्यों दे दी एकदम से कि इसने मेंशन ही नहीं किया। मैं यही बोल रहा हूँ, इतने सारे टेक्स्ट दिए, उसमें से एक टेक्स्ट में अगर एक लाइन में 3 वर्ड भी लिख दिए हो ना, तो उसको भी मेंशन में गिना जाएगा। अब आपने क्या मार्को पोलो के सारे टेक्स्ट पढ़ने, नहीं पढ़ने ऑब्वियसली। तो ऐसी जो स्टेटमेंट्स होती है ना,
जो बहुत सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट के बाद एक नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए, यही मैंने आपको यहीं पे भी प्रूफ करवाया है, यहाँ पे भी प्रूफ करवाया था एंशिएंट हिस्ट्री में भी और एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी, कि जब ऐसा होता है वो स्टेटमेंट गलत होती है। यहाँ आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं थी, नॉलेज कहाँ तक गेन करोगे भाई? एप्टीट्यूड विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। और वो यही है कि जब सब कुछ पॉजिटिव 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 बोला, एक नेगेटिव क्यों आया? याद रखना कि जब भी ऐसा हो आपको समझ जाना है कि कुछ झोल है, ठीक है, कोई गलती है, और वही यहाँ पर देखा गया। 2017 का ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं दिया? मैंने इसलिए नहीं दिया बिकॉज क्या इसे पढ़ाऊं क्या आपको मैं बैठा के? कोई सेंस क्रिएट करता है? नहीं करता यार। ठीक है, तो एप्टीट्यूड सेंस क्रिएट करता है, तो एप्टीट्यूड समझो, आगे बढ़ो। जो समझाने वाला पढ़ाने वाला क्वेश्चन होगा वो आपको पढ़ाया भी जाएगा। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बोला है कि नॉट करेक्ट बताना है। ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज बेस्ड चीजें पूछी है। एक चीज पूछी गई है जमींदारी महालवारी रेवतवारी सिस्टम के बारे में। ठीक है, जिसमें जमींदारी सिस्टम के बारे में पूछा गया, फिर महालवारी, फिर रेवतवारी। ये तीनों तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको वैसे ही पता होने चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि इसमें ना, मैं अब आप बोलोगे यार ये तो 1800s में आए थे, ये तो ब्रिटिश के अंदर आते हैं, मैंने इसे मिडीवल हिस्ट्री में क्यों डाला? मैंने मिडीवल हिस्ट्री में इसलिए डाला क्योंकि ना यही जमींदारी सिस्टम कहीं ना कहीं मुगल टाइम पे भी जुड़ा हुआ था, महलवारी सिस्टम भी बाद में आया, बट ये सिस्टम जो है लैंड से रिलेटेड है, तो लैंड से रिलेटेड चीजें भी मैंने यहीं पे ऐड कर दी। ठीक है, अब देखो, नॉलेज से सॉल्व होगा। 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप एक एक करके सारी चीजों को पढ़ लो। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। और एक रीजन इसको ऐड करने का ये भी है यार, अभी आपको मैंने रेवेन्यू सिस्टम की बहुत सारी टर्म्स बताई, तो मैंने सोचा ये भी रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड है, यहीं पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए करिए इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए अब मैं बताता हूँ। अब इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज क्या है? कभी भी ब्रिटिशर्स की बढ़ाई करी जाए, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में ऐसा किया जाता है। जब भी ब्रिटिशर्स की बढ़ाई करी जाए किसी भी स्टेटमेंट में, वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होती है। अगर बोला जाए इन्होंने तो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को बहुत सपोर्ट किया, गलत। इनको बोला जाए इन्होंने तो ये तो ऐसा रेवेन्यू सिस्टम लेके आए जो हमारे विलेजर्स के लिए, जो हमारे लोकल लेवल पे पीजेंट्स थे उनको बहुत ज्यादा हेल्प करता था, गलत। ये बोला जाए कि ये तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, गलत। जब भी ऐसी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट ब्रिटिशर्स के बारे में ओवरऑल लिखी जाए, वो स्टेटमेंट गलत होती है। ऐसे ही अगर आपसे कहीं भी कोई बोले ना जमींदारी सिस्टम महलवारी सिस्टम रेवतवारी सिस्टम में बहुत पॉजिटिव चेंज आया, ठीक है, लोगों की हेल्प हुई, समझ जाना भाई साहब गलत है। ठीक है, अब देखो, ये बोला ब्रिटिश रूल जब चल रहा था इंडिया के अंदर तो तीन कैटेगरीज लाई गई लैंड टेन्योर सिस्टम या फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड। एक थी जमींदारी महलवारी रेवतवारी, तीन, ये तीन थी। ठीक है, जमींदारी में क्या होता था? जमींदारी में क्या किया जाता था कि जमींदार्स को, जो जमींदार्स होते थे लोकल लेवल पे, जो विलेज के हेडमैन होते थे या बहुत पावरफुल लोग होते थे, उनको एक पर्टिकुलर लैंड दी जाती थी और बोला जाता था कि हमें नहीं मतलब कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो यहाँ से, आपको बस ये ब्रिटिशर्स हैं, ये जमींदार है, ये पीजेंट्स हैं, बोला जाता था ये आपको लैंड दे दी है, यहाँ पर इतने पीजेंट्स काम कर रहे हैं, इतने पीजेंट्स के अंडर ये लैंड आती है, अब आपका काम है आप क्या करें, जितनी भी यहाँ से जमींदारी निकाल सकते हैं, जितनी भी यहाँ से आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं आप करिए, बट एक फिक्स्ड रेवेन्यू था जो आपको हमें देना ही देना। ये था जमींदारी सिस्टम। वहीं पर आया महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में क्या था? इस जमींदार को, मिडलमैन को हटा दिया गया। ये बोला गया इन्हीं सबसे मिला के जितने पीजेंट्स हैं उन सबको ही मिला के एक काउंसिल सी बनाई गई, मतलब कि विलेज लेवल पे, और बोला गया कि आप सबको मिलके हमें इतना रेवेन्यू देना है, बाकी आप इस लैंड से कितना कमाते हैं हमें कोई मतलब नहीं। वहीं पर यहाँ पर एक सबको मिलाकर एक ग्रुप बनाया गया जो कि रिस्पॉन्सिबल था, किसमें? महलवारी में। रेवतवाली कैसे डिफरेंट था? रेवतवाली में सबको मिला के ग्रुप नहीं बनाया गया, इंडिविजुअल इंडिविजुअल रेवत से, रेवत का मतलब होता है पीजेंट, इंडिविजुअली रेवत को बोला गया कि आप मुझे इतना टैक्स देंगे, आप मुझे इतना टैक्स देंगे, आप मुझे इतना टैक्स देंगे। तो तीनों में आई होप आपको डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पे एक मिडलमैन था,
यहाँ पर सारे जो पीजेंट्स थे वो मिलकर एक ग्रुप बनाते थे और वो ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता था रेवेन्यू देने के लिए। यहाँ पे सिंगल एक जो हमारा मतलब कि पीजेंट है, जो हमारा रियोत है, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। लैंड वॉज, जमींदारी सिस्टम की बात करी जा रही है। लैंड वॉज हेल्ड बाय वन पर्सन और एट मोस्ट बाय फ्यू जॉइंट ओनर्स हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड। बिल्कुल जमींदार की बात करी जा रही है कि जमींदार को ओनरशिप देती थी इधर की। बिल्कुल सही बात है। अंडर महालवारी सिस्टम दी एग्रीकल्चर लैंड बिलोंग टू गवर्नमेंट। नहीं, मैंने आपको क्या बोला, एग्रीकल्चर लैंड ग्रुप ऑफ लोगों को बिलोंग करती थी। वो ग्रुप ऑफ लोग क्या थे, वो रिस्पॉन्सिबल थे रेवेन्यू देने के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। अब ये नॉलेज बेस्ड है यार, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया। फिर रियोत देख लेते लास्ट वाला, कि इंडिविजुअल होल्डर्स होते थे। बिल्कुल, ये जो रियोत्स होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, वो इंडिविजुअली होल्ड करते थे और वही वही रिस्पॉन्सिबल होते थे रेवेन्यू देने के लिए। ठीक है, अब मैंने सेम चीज को यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है लिखकर, जो मैंने अभी आपको बोल के एक्सप्लेन किया, तो यू कैन रीड इट। बट इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर जमींदारी सिस्टम पूछा जाए कि कौन इसे लेके आया था, तो सबसे पहले ये आया था 1793 में। कौन लेके आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया था, उसके थ्रू इसको लेके आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन कौन से एरिया में आया था? बंगाल, बीओबी रीजन था एक। तो बीओबी, बीओबी रीजन क्या है? बंगाल, ओडिशा, बिहार प्लस असम वाला थोड़ा सा एरिया भी था, प्लस उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इस रीजन में आपको ये देखने को मिलता था। रियोत वारी, जिसमें पर्टिकुलर रियोत, पर्टिकुलर पीजेंट रिस्पॉन्सिबल था रेवेन्यू देने के लिए। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आया? मद्रास, बॉम्बे और असम प्रेसिडेंसी में। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट जो था वो कौन सा था? महालवारी। ये कौन लेके आया? होल्ट, मैकेंजी एंड रॉबर्ट मेरिट बर्ड। ऐसे याद रखना, आर एम बर्ड। मेनली इनका ही नाम दिया जाता है यहाँ पे, होल्ट मैकेंजी का, तो इन्हें ही याद रख लेना। पंजाब, सेंट्रल प्रोविंस, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। ठीक है, यहाँ पर इसको किया गया, मतलब कि पंजाब हो गया। सेंट्रल प्रोविंस का मतलब हो गया आपका थोड़ा सा उत्तर प्रदेश वाला पार्ट, प्लस आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ये आपका जो आता है जम्मू एंड कश्मीर हो गया आपका। ठीक है, उससे नीचे हिमाचल वाला एरिया होता है। मतलब कि ये पूरा का पूरा जो एरिया था उस टाइम पे, पाकिस्तान का भी एरिया, लाहौर वाला। ठीक है, वो सारा एरिया जो है वो इसके अंडर ही आता था। अब इस चीज को याद रखना है आपको। इधर क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले कौन सा सिस्टम कौन लेके आया और कहाँ कहाँ पे होता था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ये सिस्टम क्या था वो मैं आपको समझा चुका हूँ। याद करने वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको जितने भी लोग हैं जो इसे लेके आए थे, उनके बारे में याद करना है, उनका नाम क्या था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, संत भाषा। ये क्या है? अ, चलो आंसर बताने वाला था, बट पहले आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ। ठीक है, इसको जरा पढ़ लो, क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा। लैंग्वेज ऑफ निर्गुणा मिस्टिक। आपको पता है बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के सेक्ट थे हिंदुइज्म के अंदर भी, बहुत डिफरेंट बिलीफ थे। जो भगवान में माने वो भी हिंदू, जो ना माने वो भी हिंदू। मतलब कि बहुत ही वाइड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कोई कैसा भी बिलीफ रखता हो, वो हिंदू में होगा, वो हिंदू होगा, वो हिंदुइज्म का पार्ट होगा, है ना। ऐसा बिलीफ रखा जाता था उस टाइम पे भी। बहुत सारे सेक्ट थे, ये सारे अलग अलग सेक्ट हैं। उलट बंसी, निर्गुणा, निराकार। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, जिस गॉड का, ठीक है, बस एक पावर है, सुप्रीम पावर। सागुना, सागुना का मतलब है कि जिसको आप डिफाइन कर सको। लाइक विष्णु भगवान को मानते हैं, शिव भगवान को मानते हैं, तो वो उसको, उनको आप क्या कर रहे हैं, उनको आपने एक फॉर्म दे रखी है, तो वो भी हिंदुइज्म का पार्ट है। निर्गुणा जिसकी कोई भी फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है, वो भी हिंदुइज्म में आता है। तो हर चीज जो है वो हिंदुइज्म में, बहुत सारे सेक्ट्स थे, बहुत सारे बिलीफ्स थे अदर अलग अलग। तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लो, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैंने यही किया है यहाँ पे। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, उन्हें मैंने डीप में आपको समझा देना है यहाँ पे, ताकि अगर आप बुक ना भी पढ़े, अगर आपका लास्ट टाइम चल रहा है रिवीजन का, तो आपको बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब देखो, निर्गुणा, फॉर्मलेस विद नो एट्रीब्यूट्स। मैंने बोला निर्गुणा, निर मतलब नो, गुना मीन्स नो एट्रीब्यूट्स।
कोई जिसमें गुण ना हो, मतलब गुण का मतलब ऐसा नहीं कि कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, गुण का मतलब है कि कोई उसको आप फिजिकली उसकी अपीयरेंस ना बता पाओ, ठीक है। तो वही बोला गया, एक अल्टीमेट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मलेस सुप्रीम रियलिटी कि इट इज देयर, दैट पॉजिटिव एनर्जी इज देयर, ठीक है। बट वो फॉर्मलेस है, उसकी कोई फॉर्म नहीं है। जैसे आप देखोगे शिव भगवान की एक फॉर्म है, विष्णु भगवान की एक फॉर्म है, उनके अवतार्स हैं, ऐसी बहुत सारे, माँ काली की बहुत सारी फॉर्म्स है, ठीक है, लक्ष्मी माता की बहुत सारी फॉर्म्स है। तो क्या है कि यहाँ पर आपने फॉर्म बताई दी है, बट निर्गुणा में कोई फॉर्म नहीं, ठीक है। तो डिवॉइड ऑफ फिजिकल क्वालिटीज, कोई कास्ट नहीं, कोई इनकारनेशन नहीं है, ठीक है। ये निर्गुणा सेट था। इसका पार्ट कौन कौन था? कबीर, गुरु नानक, रविदास, दादू दयाल। ये याद रखने हैं की सेंट्स। पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंट्स हु बिलोंग टू दिस सेक्ट, कोई भी सेक्ट पूछ लेंगे, निर्गुणा डाल देंगे, सगुणा डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे। तो आपको याद रखने हैं कि कौन से जो सेंट्स है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेंशन कर दी, ठीक है। सगुना की बात करें तो जो मानते थे कि एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, लाइक आप माने, आप देखेंगे जैसे राम भगवान को माना जाता है, कृष्ण भगवान को माना जाता है, शिव भगवान को माना जाता है, क्योंकि हम उनको एक हमने फिजिकल अपीयरेंस दी है। तो वो जो लोग थे जो इस बिलीफ को के साथ चलते थे, उनको हम सगुना बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि वो बिलीफ इन अ पर्सनल गॉड, एक पर्सनल गॉड है जिनकी फॉर्म भी है, उनके अवतार भी हैं, उनकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं, उनके स्पेसिफिक नेम्स हैं, ठीक है, उनके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो होते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें कौन कौन से हमारे की सेंट्स आते हैं, जैसे तुलसीदास जी हो गए, सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, है ना, चैतन्य महाप्रभु तो जो भी थोड़ा सा भी मतलब कि इससे जुड़ा होगा, मतलब कृष्ण भगवान की पूजा करते होंगे, वो तो चैतन्य महाप्रभु को जानते होंगे, है ना। तो उसके बाद निराकार, निराकार भी एक टाइप के निर्गुणा ही है, बस वही कहते हैं कि कोई आकार नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, विदाउट मटेरियल शेप, ठीक है। इनको इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो निर्गुणा के साथ इस सेक्ट को, बट इनका बिलीफ थोड़ा सा अलग है। थोड़ा, एक मिनट फोन को मैं साइलेंट कर दूं, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। उसमें क्या है कि इट इज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ निर्गुणा प्राइमरीली बिकॉज जो निराकार हैं वो फोकस करते हैं स्पेसिफिकली कि एब्सेंस है एकदम एंथ्रोमॉर्फिक ह्यूमन लाइक बॉडी की। वहीं पर निर्गुणा क्या बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ वर्ल्डली ट्रेट, ठीक है। दो डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे निराकार बोलते हैं कि कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, ठीक है, और जो निर्गुणा है वो बोलते हैं कि कोई वर्ल्डली ट्रेट्स ही नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंस है बस, पर दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है बहुत सारी जगह। उलटवंशी, ठीक है, अपसाइड डाउन लैंग्वेज, मतलब कि जैसे आपने ना बचपन में स्टोरीज पढ़ी होगी, जिन स्टोरीज की मतलब कि कोई भी, जैसे हम कहते हैं कि सेंस क्रिएट नहीं करते, मेटामॉर्फिक मेटा, क्या बोलते हैं उस वर्ड को, मैं नाम भूल गया उसका, कोई बात नहीं, चलो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको ये बोलूं, एक स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ और स्टोरी में मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो फिश है वो ट्री पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, बट कभी क्या कहती फिश को मेटाफर्स, यस, मेटाफर्स यूज किए जा रहे हैं। तो ट्री पर चढ़ने की मतलब कि कभी आपने ट्री पर चढ़ते हुए किसी मछली को देखा? ऑब्वियसली नहीं देखा। पर मैं आपको एक ऐसी कहानी के थ्रू एक ऐसी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो रियलिटी में तो नहीं हो सकती, बट उससे आपको एक मीनिंग समझ आ जाएगा बहुत बड़ा, ठीक है। तो उन चीजों को जब हम मेटाफर्स यूज करते हैं जो एक्चुअल में है नहीं, बट हम उसको यूज कर कर कोई ऐसी बात आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ हिडन मीनिंग बताना चाह रहे हैं, ठीक है, जो आपको एक बड़ी रियलिटी के बारे में समझाने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे एक, जैसे हम कहते हैं, एक सेइंग भी है कि आप मछली को उस ट्री पर चढ़ने की उसकी कला से उसे जज नहीं कर सकते, ठीक है। यू कांट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब द ट्री, कि मतलब ये यूज कब किया जाता है? यूज किया जाता है, मान लो कि आपके पास कोई स्किल है और आप गलत फील्ड में उसका यूज कर रहे हो, उस फील्ड में उसका कोई यूज नहीं होगा। वहां पे लोग कहते हैं अबे ये तो बेकार आदमी है, ये तो बेकार औरत है, इसको तो पता ही नहीं है ये कैसे काम किया जाता है वो। बट द प्रॉब्लम इज नॉट दिस कि आप वो काम नहीं कर पा रहे, आप वो काम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके स्किल्स कहीं और यूज किए जाने हैं, आपके स्किल्स जो हैं
वो आप जो स्किल्ड हो वो किसी और चीज के लिए स्किल्ड हो, ठीक है। तो आप हो गलत जगह पर, है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग सिर्फ प्रेशर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का प्रेशर है, या बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रेशर होते हैं, है ना। किसी की गर्लफ्रेंड ने बोल दिया है कि मैं तो तुमसे तभी शादी करूंगी जब तुम एक अफसर बन के आओ, है ना। तो ऐसी भी चीजें होती हैं, तो वो प्रेशर में कर रहे हैं, बट क्या पता उनकी स्किल्स बहुत जगह अलग जगह हो। जैसे आज आप समय रैना को देखते हैं ना, मेरी सेम सरनेम का है तो मैं उसे ही प्रमोट करता हूँ। वो 10 जगह गया होगा पर उसके स्किल्स वहां पर यूज नहीं हुए, बट आज वो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन है। वो इतना मतलब कि जैसे कह रहे हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन आज के टाइम पर बन चुका है, जो वो उसको शायद उसकी गर्लफ्रेंड भी कह देती कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर पाऊंगी, तो वो यहाँ पे नहीं आ पाता, वो इसी में लगा जाता 6-7 साल। ऐसे ही आपकी भी बहुत सारी अलग अलग मतलब कि क्वालिटीज होंगी। मैं हमेशा कहता हूँ हर एक स्टूडेंट को मैं यही बोलता हूँ जब भी पढ़ाता हूँ, भाई उसे एक्सप्लोर करो। 8 से 10 घंटे ही पढ़ते हो ना, 8 से 10 घंटे के बाद बहुत टाइम बचता है ना, 3 घंटे अपनी क्वालिटी के ऊपर टाइम दो ना। क्या पता आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हो, आप एक अच्छे एजुकेटर हो। मैंने भी इस एजुकेशन पे अपनी क्वालिटी को पढ़ते टाइम ही एक्सप्लोर किया, ठीक है। जब मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ता था मैं उसको समझाता था, मेरे को ऐसा लगता था भाई ये काम तो मैं बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डायरेक्ट ऐसे जा रहा था, ऐसे मुड़ गया एकदम से, ठीक है, कि भाई पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि आपके अंदर भी कोई क्वालिटीज हैं तो उसको एक्सप्लोर करो, ठीक है। तो वैसी ही कहानियां यहाँ समझाने के लिए जो ये उलट बंसी की बात करें ना, कि उल्टी सीधी बातें, ये उल्टी सीधी बातें नहीं है, ये उल्टे सीधे बस बातें करके एक सही एग्जाम्पल समझाने की कला है, ठीक है। जैसे फिश क्लाइंबिंग अ ट्री और फायर रेनिंग डाउन, ये कभी तो नहीं देखा आपने कि जो मतलब कि बारिश पड़ रही है, वाटर की पड़ती है, कभी आग की बारिश होती है, नहीं होती है, बट ये समझाने के तरीके हैं, ठीक है। तो ऐसे जो मतलब कि एग्जाम्पल्स, जो ऐसी पोयम्स लिखते थे उनको उलट बंसी बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि कबीर ने इस स्टाइल को बोरो किया था फ्रॉम सिद्धार्थ एंड नाथ्स, जो नाथ्स हुआ करते थे, ठीक है। तो कबीर इसका पार्ट थे, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उसका आंसर मैंने राइट आंसर दे दिया था आई गेस, है ना। हाँ, मैंने दे दिया था कि संत भाषा जो है वो निर्गुणा मिस्टिक का एक एक टाइप की लैंग्वेज है, ठीक है। अब देखो जरा, एक मिनट, फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके, अब बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियन सर्व्ड एज एट द कोर्ट ऑफ राजा मान सिंह तोमर एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात, ठीक है। अब ना बहुत सारे लोग इस ट्रिक में रहते हैं, देखो मैं ऐसे ट्रिक्स का ऑल इन तरीके से तो सपोर्ट नहीं करता, बट यस कुछ हद तक सपोर्ट करता हूँ। अब क्या है ना कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि मैं आपको सारी बातें आपसे शेयर करूंगा, किस चीज को आपको यूज करना है किसको नहीं करना है वो आपके ऊपर है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर एक ऑप्शन बहुत कॉमन है और 3 ऑप्शन एकदम ऐसे हैं जो आपने कभी सुने नहीं है, तो कॉमन ऑप्शन आंसर होता है। या फिर उल्टा, कि अगर 3 ऑप्शन बहुत जान पहचान वाले दिए गए हैं और एक ऑप्शन ऐसा दे दिया है जिसको आप बिल्कुल ही नहीं जानते, जिसको आप बिल्कुल ही नहीं पहचानते, तो वो आंसर होता है, ऐसा बोला गया। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं इसे पढ़ने की कोशिश करूं तो बाइजू बावरा, लाल कलावंत, रंग खान कलावंत, इनके बारे में आपने नहीं पढ़ा, पर तानसेन के बारे में पढ़ा है। तो उस हिसाब से तो इसका आंसर ये होना चाहिए था, बट यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है बाइजू बावरा। अब क्या है कि ये क्वेश्चन ना आउट ऑफ द ब्लू वाला क्वेश्चन है, आप नहीं पढ़ सकते हो, आप नहीं पढ़ सकते हो इतना, आप नहीं कर सकते हो इतना, इसीलिए इन क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बट अगर बहुत लोग इसको तानसेन करके आते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे यार तानसेन तो होगा ही, 3 ऑप्शन नहीं पढ़े हैं, ये पढ़ा है, बट आपको पता है तानसेन को तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं ना, कि वो इनके कहीं पर भी आपको देखने को मिलेंगे कोर्ट में हो। तानसेन इज वेरी फेमस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए। और ध्रुपद म्यूजिशियन जो है, ये एक टाइप के ध्रुपद म्यूजिशियन थे, ध्रुपद स्टाइल ऑफ आपको पता है ना, ध्रुपद स्टाइल था एक म्यूजिक में, उसी के ये म्यूजिशियन थे। अब आपको मुझे एक आंसर बताना है कि तानसेन किसके कोर्ट में थे, बहुत ही फेमस आदमी, ठीक है।
हिस्ट्री में। अब देखो, ओके, द सूफी वर्क ऑफ कश्फ उल महजूब वॉज रिटन बाय। अब देखो, ऊपर वो ट्रिक काम नहीं करी, ऊपर वो ट्रिक काम नहीं करी कि भाई क्या यार, मतलब कि हमने तो यही पढ़ा था कि 3 अलग ऑप्शन है, एक नॉर्मल ऑप्शन है तो वो आंसर होता है। वहां ये काम नहीं करा, बट इधर कर गया। सेम 2019 के ही पेपर में, वो भी 2019 का क्वेश्चन है। तो अगर आप उस ट्रिक के साथ जाते और उस तरीके से आंसर करके आते तो यस, आप एक क्वेश्चन ठीक करते, एक क्वेश्चन गलत करते तो आप पॉजिटिव ही रहते। नेगेटिव मार्किंग के बाद भी आप पॉजिटिव साइड पे ही रहते, आप प्लस में ही करके आते अगर आप दोनों अटेम्प्ट करके आते तो। बट वही मैं कह रहा हूँ कि यार मैं ऑल इन जाके ऐसी ट्रिक्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट हाँ ये कहीं किसी किसी जगह वर्क करती हैं और इस बात को भी मैं मानता हूँ। ठीक है, तो कशफ उल महजूब अब यहाँ पे कैसे काम करेगा। मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आपको पता है, निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में आपको पता है, आमिर खुसरो के आपको उनके बारे में पता है। ठीक है, पर हसन अल हुजवीरी के बारे में तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, मतलब कि कॉमनली पढ़ा नहीं होगा, है ना। और यहाँ पर यही आंसर है। तो यहाँ पर यही हुआ ना, 3 ऐसे ऑप्शन जिनके बारे में आपने पढ़ा है नॉर्मल अपनी बुक्स में जब आप रिवाइज करते हो, बट इनके बारे में आपने नहीं पढ़ा, और यहाँ पे वही आंसर है। तो ऐसी ट्रिक जो है कहीं कहीं तो यूज हो जाती है, हर जगह यूज नहीं होती है। वाओ, बैटरी लो हो गई, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, 30 है ना, 20 के बाद हम रेस्ट लेंगे, बिकॉज आई नो आप लोगों को भी रेस्ट की जरूरत है। कितने घंटे हो गए, अभी तो 50 मिनट हुए हैं, 1 घंटे बाद रेस्ट लेते हैं, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुल ए कुल। अब जो मैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव वाली बात करता था ना, वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। अगर आपको नहीं भी पता सुल ए कुल क्या है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए। अकबर का ये बहुत ही एक वाइड स्प्रेड होने वाला आइडिया था। खैर पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ, पर बहुत वाइड स्प्रेड अप्रोच थी जो उसने ये रखी थी कि ऐसा होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए वो मैं भी आपको बताऊंगा, बट इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करो। आपको सॉल्व करना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपने सॉल्व करना है, मैंने नहीं करना। ठीक है, मैं तो फिर एक सेशन लेके आ जाऊंगा कि ये क्वेश्चन है, ये काम आपका है। ठीक है, आपको पहले सॉल्व करना है। थोड़ी सी मुझे बैटरी भी देखनी पड़ेगी, कहीं बंद ही ना हो जाए। 29 बहुत जल्दी ड्रेन हो रहा है। अब देखो, सुले कुल का मतलब क्या है। सुले कुल, इट मींस एब्सोल्यूट पीस, पॉजिटिव स्टेटमेंट। नहीं, जिसको नहीं पता, वैसे ये पता होना चाहिए, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, बट जिसको नहीं पता वो पॉजिटिव पॉजिटिव देख के भी इसे ठीक कर सकता है। इट प्रोवाइडेड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ऑल रिलीजन एंड स्कूल्स ऑफ थॉट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट करेक्ट है। द आइडियल ऑफ सुले कुल वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसीज। और कैसे इम्प्लीमेंट करोगे भाई, किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करना है तो स्टेट की पॉलिसीज के थ्रू इम्प्लीमेंट करोगे, नहीं तो कैसे इम्प्लीमेंट करोगे पॉजिटिव स्टेटमेंट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सिर्फ एप्टीट्यूड से मैंने ये देखा है, मैंने ये नोटिस किया है। ठीक है, अब जो बच्चे इस क्लास को देख रहे होंगे ना, चाहे 500 चाहे 1000 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 10,000 हो, उनको ये बात समझ में आ जाएगी और वो उनका स्कोर पहले से कम 20 नंबर से बढ़ जाएगा अगर उन्होंने मेरी ये बात समझ ली तो। अगर कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने को मिली है, ठीक है, वो करेक्ट ही होती है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट को देखने को मिल रही है, 99% ऑफ द टाइम्स वो गलत होती है। कोई भी स्टेटमेंट गलत है, उसके गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए मेजरली आपको देखने को मिलेगा अगर वो कोई स्टैटिक का पोर्शन नहीं है ना जो आपको पता ही होना चाहिए, तो मेजरली सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट करेक्ट होती हैं। लेकिन उस जगह आपको दिक्कत देखने को मिलेगी जब आपकी नॉलेज में कमी है, क्योंकि जो नॉलेज वाले क्वेश्चंस है ना, उसमें कोई स्टेटमेंट अगर गलत दिया है, जैसे वो महालबारी सिस्टम वाला गलत था, ठीक है, वो गलत क्यों हुआ, क्योंकि यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है भाई कि आपको इन सिस्टम्स के बारे में पता हो। यूपीएससी बहुत सारी चीजें जो एक्सपेक्ट करता है ना, उसमें वो स्टेटमेंट को गलत करता है, पर बहुत सारी स्टेटमेंट जो वो ऐसे ही बना देता है कहीं से भी किसी भी बुक से उठाकर, कोई सेंस नहीं है, और अगर वो स्टेटमेंट पॉजिटिव और करेक्ट होती है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा विद प्रूफ। बट जहां पर भी यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि ये कॉन्सेप्ट है, ये फैक्ट है, ये इस बच्चे को पता होना चाहिए अगर ये यूपीएससी के एग्जाम में बैठा है, तो अगर वो उसे गलत करना चाहेगा तभी वो गलत होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, सुलह कुल दिया गया, कुछ नेगेटिव नहीं था, सब पॉजिटिव पॉजिटिव था। ठीक है, सब सही है, 1 2 3। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। थोड़ा सुलह कुल के बारे में समझ लेते हैं। सुलह कुल का मतलब है यूनिवर्सल पीस, मतलब पीस विद ऑल, मतलब जितने भी रिलीजन है,
जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी बिलीफ्स हैं, वो साथ में आके रहो, साथ में रहो, साथ में एक दूसरे के बिलीफ्स को समझो, साथ में रहने की कोशिश करो। ब्रदरहुड को प्रमोट करता था सुलेकुल, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे बात होती थी। ठीक है, ये पर्शियन वर्ड है सुलेकुल, अकबर के टाइम पर इसको यूज किया जा रहा था, है ना, यहाँ पे लिखा भी होगा अकबर के टाइम पे इसे यूज किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या किया जाता था कि डिबेट्स को होस्ट किया जाता था कि आओ अपने बिलीफ्स को लेके आओ और अपने बिलीफ्स को एक दूसरे को समझाओ, सुनाओ, डिबेट करो। ठीक है, इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज हुआ करता था स्कॉलर्स के बीच में अपने अपने फेथ्स को लेके। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसमें बात करी गई कि जिजिया जो टैक्स है उसको एबॉलिश करो, इसलिए तो अकबर ने एबॉलिश किया था। ठीक है, दीन इलाही की बात यहाँ पे करी थी। दीन इलाही क्या है, ये भी ब्रदरहुड की बात करता है। ये भी किसकी बात करता है कि एक ऐसा रिलीजन, एक ऐसा बिलीफ जो सिर्फ ब्रदरहुड की बात करे। ठीक है, तो वो दीन इलाही था। आगे बढ़ते, नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे आपकी वो पॉजिटिव नेगेटिव चल जाएगा भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने क्लास देखी है ना उसका +20 स्कोर हो जाएगा अपने आप। ठीक है, कैसे हो जाएगा अब आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, द टैक्स ऑन पिलीग्रिमेज वाज एबॉलिश्ड इन 1563 एंड द जिजिया टैक्स ऑन मुस्लिम सब्जेक्ट्स वाज एबॉलिश्ड इन 1564। क्या इतना याद है? क्या इतना याद कर पाओगे? कहाँ कर पाओगे? अकबर इशूज इंस्ट्रक्शंस टू हिज ऑफिसर्स टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन। बिल्कुल, अकबर तो इस चीज में बिलीव करता था, सुले कुल में करता था, दीन इलाही में करता था, क्यों नहीं बोलेगा वैसे? बिल्कुल बोलेगा। नॉट ऑल मुगल एम्परर्स गेव ग्रांट फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप। मतलब अगर मैं मान लेता हूँ औरंगजेब ने भी ग्रांट करी थी, ठीक है, जो मंदिरों को बनाने के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए उसने ग्रांट करी थी, तो मुझे पता है कि जब आपने देखा नॉट ऑल मुगल एम्परर्स गेव ग्रांट्स फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, तो इसमें प्रॉपरली लिखा तो नहीं प्लेस ऑफ वर्शिप, वो मॉस्क होनी चाहिए, मंदिर होना चाहिए, चर्च होना चाहिए, बुद्धिज्म कोई टेम्पल होना चाहिए, जैन टेम्पल होना चाहिए, ऐसा तो नहीं लिखा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप बोला। तो हर एक मुगल एम्परर ने किसी ना किसी मंदिर में, किसी ना किसी मस्जिद में, किसी ना किसी चर्च में, किसी ना किसी जैन टेम्पल में, किसी ना किसी बुद्धिस्ट टेम्पल में ग्रांट तो दी होगी। तो मैं यही बोल रहा हूँ, जब ये पॉजिटिव दिया, लास्ट वाली में भी आओ, ग्रांट्स वर इशूड फॉर द रिपेयर ऑफ नंबर ऑफ टेम्पल्स, नहीं बताया कितने नंबर ऑफ टेम्पल्स, ट्रू, इन द रीजन्स ऑफ शाहजहां एंड औरंगजेब आफ्टर दे हैड बीन डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग दी वॉर। क्या टेम्पल्स को करने के लिए औरंगजेब ने पैसे दिए थे या ग्रांट दी थी? बिल्कुल दी थी। आप ताजमहल जाओगे ना, वहां पर आप कोई वो हायर करना गाइड, ठीक है, तो वो आपको ये सारी चीजें बताएगा, उससे पूछना औरंगजेब के बारे में, वो आपको ये सारी चीजें बताएगा कि उसने बहुत सारे मंदिरों को भी मतलब कि ठीक करने के लिए ग्रांट दी थी, डिस्ट्रॉय भी किया, देयर इज नो डाउट इन इट। ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है। हमें उस थॉट के साथ नहीं जाना है कि भाई ये इंसान तो गलत ही है, हमें उस इंसान के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, उसी से हमारा एग्जाम क्लियर होगा। अब यही चीज समझनी है, ये भी तो पॉजिटिव है, बट नेगेटिव यहाँ पे क्यों लिखा कि सारे मुगल एम्परर्स ने नहीं दी? क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट आर टेंड टू बी रॉन्ग। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर भी क्या है? रॉन्ग आंसर। ये चीजें आप प्लीज पॉलिटी में मत लगाना या ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस पे मत लगाना। पर हाँ, वो सारे क्वेश्चंस जो कि उल्ट पटांग हैं, बहुत सारा डेटा दे दिया जिसमें, या बहुत ही सिंपल है, उनमें आप ये लगाना। बट यार मैं वही कहूंगा, कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड जाएंगे, उसमें फैक्ट पता होने चाहिए। दिस इज दी ओनली रीजन रीजन की मैं कहता हूँ नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड बोथ आर इम्पोर्टेंट यार। नॉलेज गेन करो, सब पढ़ो, पर एप्टीट्यूड भी अपना डेवलप करो, तभी एग्जाम क्लियर होंगे। ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे, कौन सी नॉलेज है आपको कि आप ये सारी चीजें ईयर याद रख लोगे, या याद रख लोगे औरंगजेब ने दिया नहीं दिया, या सारे मुगल एम्परर ने दिया नहीं दिया। क्योंकि सारे मुगल एम्परर में तो वो भी आते हैं ना जो 1707 के बाद जो मतलब कि खराब रूलर्स रहे, जिन्हें खराब रूलर्स माना गया है मुगल एम्परर के, मुगल एम्पायर के, उनमें वो भी तो आएंगे। अब उन सब के बारे में आप कब पढ़ते हो इतने डीप में? आप तो मेजरली पांच के बारे में ही पढ़ते हो, जो बाबर है, हुमायूं है, अपना अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, फिर औरंगजेब है, इनके बारे में ही तो आप पढ़ते हो। बाकियों के बारे में तो आप इतना पढ़ते ही नहीं। तो उनके बारे में भी तो ऑल में तो वो भी आ जाएंगे। तो इसीलिए एप्टीट्यूड डेवलप करना जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन क्या है,
तुलसीदास वॉज द ऑथर ऑफ। अब तुलसीदास के बारे में तो यार पढ़ना पड़ेगा ही, है ना। रामचरितमानस, यस। पदावली नहीं। ये कौन थे? विद्यापति। ये याद रख लेना आप, ठीक है। आगे आने वाले किसी भी स्टेटमेंट में या ऑप्शंस में देखने को मिल सकता है आपको, ये मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है। जब एक बार दे दिया ना तो उसके बारे में याद कर लो। कवितावली, यस। तो क्या हो गया? 1 और 3, ये राइट आंसर है। कितनी बैटरी हो गई? लेट अस सी, 21। ओके। तो 2020 यहाँ पर मैंने आपको बता दिया विद्यापति, ठीक है। तो एक बार ऐसा करते हैं कि जो हमारे तुलसीदास जी हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर रेस्ट लेते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, इनका जो एक्चुअल में नाम था, ये ब्राह्मण थे, राम बोला दुबे, ठीक है। विशिष्ट अद्विता जो बिलीफ है, ठीक है, जो उसको ये क्या करते थे, उसको ये फॉलो करते थे, ठीक है। ये जो विशिष्ट अद्विता है, ये नॉन डुअलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। ये इस फिलॉसफी पे बिलीव करते थे, ये बिलीफ था इनका, ठीक है। कॉम्पोजिशन कौन कौन सी है? जो दो कॉम्पोजिशन वहां पे दी गई है वो तो है ही, उसके साथ साथ विनय पत्रिका, पट्टिका नहीं, ठीक है, वो अलग है। वो किससे जुड़ा हुआ है? वो मतलब कि वो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, वो यहाँ से उसका कोई रिलेशन नहीं है। कवितावली, ये तो अभी हमने देखा। धोलावली, गीतावली, हनुमान चालीसा, ये भी किसने दिया? कालिदास, सॉरी, तुलसीदास जी ने दिया। कौन कौन सी लैंग्वेज ये यूज करते थे? संस्कृत, अवधी एंड ब्रज भाषा। ब्रज भाषा के बारे में भी एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं वहां भी एप्टीट्यूड आएगा, बताता हूँ अभी। लोकल डायलेक्ट्स में ये लिखते थे। लोकल डायलेक्ट्स में लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो यार, मेजरली जो जनता है वो लोकल डायलेक्ट्स में बात करती है। आप मध्य प्रदेश जाओगे, वहाँ पे लोकल डायलेक्ट अलग है। आप यूपी में, जैसे मैं नोएडा में रह रहा हूँ, यहाँ का लोकल डायलेक्ट जो है वो अलग है। वहीं से आप मथुरा की साइड चले जाओ तो नोएडा जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहां से मथुरा का जो लोकल डायलेक्ट है वो एकदम अलग है। फिर वहां से आप वाराणसी चले जाओ, अलग है। वाराणसी से और आगे चले जाओ, बिहार, अलग है। तो हर जगह के जो आपके लोकल डायलेक्ट है वो अलग है। लेकिन लोकल डायलेक्ट से एक फायदा होता है कि बहुत से लोग, आपका जो फैन बेस है वो एकदम बढ़ता है, क्योंकि लोग ज्यादा मतलब कि कनेक्ट होते हैं अगर लोकल भाषा में कोई बात करे तो, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो रिलीजियस एंड फिलोसफिकल टीचिंग्स थी वो लोकल लैंग्वेजेस में ज्यादा हुआ करती थी, ताकि जो मासेज हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं, उनको इससे जोड़ा जा सके, उस उनको इस बिलीफ से जोड़ा जा सके। जो आपको रामलीला के प्लेस देखने को मिलते हैं ना वाराणसी में, इन्हीं ने फाइंड किए थे, ठीक है, मतलब कि इन्होंने वो स्टार्ट किए थे। ओके। तो अब इस क्वेश्चन से, क्योंकि 2019 के क्वेश्चन, अच्छा 2020 स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। 2020 के इस क्वेश्चन को हम करेंगे। मैं ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पे 15 मिनट्स का, ठीक है। तब तक लैपटॉप को भी चार्जिंग पे रख दूंगा। आपको भी 15 मिनट्स का रेस्ट लेना, आप भी 15 मिनट का रेस्ट ले सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि पॉज कर दूंगा, तो आपके लिए तो ये 1 सेकंड का ही ब्रेक होगा, बट आप फिर भी 15 सेकंड का ब्रेक ले लेना, ठीक है। उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, चलिए। ओके, चलिए। तो वापस फिर से उसी एनर्जी के साथ हम फिर से क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं। जितना टाइम अभी लगा उतना ही टाइम लगेगा, 1 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा और लगेगा और हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों ने भी रेस्ट ले लिया होगा 15 मिनट्स का। मैंने भी ले लिया है, ठीक है। एंड अभी चार्जिंग कितनी है? अभी चार्जिंग है ऑलमोस्ट 69%, बहुत है, ठीक है। वैसे भी मैंने लगा दिया है चार्जिंग पे, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर लगता है 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम एक और बार रेस्ट ले लेंगे। अगर लगता है कि नहीं 1 घंटे में ही हो जाएगा या 1 घंटा 10 मिनट में हो जाएगा, तो रेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, अब यहाँ पे देखो बोला गया, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डिड द मराठास एग्री टू सर्व द मुगल किंग विद अ कैवलरी कंटीजेंट ऑफ 15,000 इन अर्ली 18th सेंचुरी। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मराठास टैक्स कलेक्शन के लिए? चौथ, सरदेशमुखी, ठीक है। अब आप इस बात को समझना, ग्रांट ऑफ जागीर ऑफ मालवा प्रोविंस, कंट्रोल ऑफ रिसोर्स ऑफ गुजरात, द राइट टू मिंट कॉइन्स इन देयर ओन नेम। अब क्या है कि ये थोड़ा सा, मैं अगर आपको बोलने की कोशिश करूँ ना, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी इसे आप कह सकते हो, आप इसे कह सकते हो थोड़ा सा एब्सर्ड क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा आप इसे कह सकते हो एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन भी है। थोड़ा थोड़ा क्यों कह रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करना। अगर किसी ने मराठास को पढ़ा है, ठीक है, तो उसमें आपको एक बात समझ में आई होगी कि मराठास ने कब एग्री किया था कि वो मुगल्स की हेल्प करेंगे? कब? जब वो चौथ देंगे, ठीक है, प्रोटेक्शन मनी देंगे। सिंपल सी बात है। तो नॉलेज बेस पर आप ये कर सकते थे, चाहे आगे का पार्ट आपको पता हो ना पता हो। एप्टीट्यूड से आप कैसे कर सकते थे कि
मराठाज ने एग्री किया होगा मुगल के लिए, तो आपने ये समझा होगा कि मराठास और मुगल के बीच में जो मेन रिलेशन था वो किसका था, चौथ का और सरदेशमुखी का। तो आप एप्टीट्यूड से भी इसे कर सकते थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नॉलेज और एप्टीट्यूड दोनों से ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जो राइट आंसर है कि द राइट टू लेवे चौथ एंड सरदेशमुखी इन डेक्कन एंड साउथ इंडिया, अगर मुगल इस बात के लिए मान जाए तो मराठास उन्हें क्या करेंगे, मराठास उन्हें प्रोटेक्शन देंगे। इस बात पर एग्री करने के लिए मराठास ने बोला था। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा चौथ और सरदेशमुखी होता क्या है। चौथ का मतलब चौथ, वन फोर्थ, ठीक है, 25%, वन फोर्थ, ये प्रोटेक्शन मनी हुआ करता था। ठीक है, कि हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, उसके लिए पैसा हुआ करता था। फिर उसके बाद सरदेशमुखी क्या था, इसी चौथ के ऊपर एक एडिशनल पैसा दिया जाता था, 1/10 रुपीज। ठीक है, जितना भी टोटल लैंड रेवेन्यू आ रहा है, चौथ तो देंगे, उसके साथ जो भी टोटल लैंड रेवेन्यू आ रहा है उसका 10% भी देना होगा। ये चौथ के साथ एडिशन में लगाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये ना इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन है, बट मैं यही बात आपको हमेशा बोलूंगा, अगर हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव देखने को मिले ना, उसे सही मान लेना, वो स्टेटमेंट सही ही होती है। यहाँ पर भी आप देखो, मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ, थोड़ा सोच लो, थोड़ा समझ लो, देन आई विल टेल यू क्या सही है क्या गलत है। चलिए, ओके, अब तक आपने पढ़ लिया होगा। बोला गया है द अर्ली सिख गुरुज वर रिलीजियस प्रीचर्स and did not interfere in politics, but Guru Arjan extended his good wishes for the rebel prince Khusrau। बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Guru Arjan attempted to organize the finance by introducing the system of more or less compulsory spiritual tribute to collect by his agent called मसंस। क्या ये बात ठीक है? ठीक है। अब ना हो सकता है आपने अगर सिखिज्म को डीप में ना पढ़ा हो तो आप इतना याद ना कर पाओ। फिर उसके बाद यहाँ पर डेटा भी दिया गया कि गुरु अर्जन के बारे में। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे दिया गया कि मसंस उनको बोला जाता था या नहीं बोला जाता था। क्वेश्चन यही है, बट मैं आपको ओवरऑल सेंस दूं अगर, तो मैंने ये आपको एंशंट हिस्ट्री के लेक्चर में भी बताया, मैंने आपको एनवायरनमेंट के लेक्चर में भी बताया ना, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा जिसमें डीप में चीज़ें पूछी गई है बट पॉजिटिव है, वो स्टेटमेंट्स करेक्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुतुब मीनार के बारे में अभी हम ऊपर देख के आए थे, है ना। तो कुतुब मीनार वाज ओरिजिनली फोर स्टोरीड, हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान रेज्ड द हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर बाय एडिंग फिफ्थ स्टोरी। देखो स्टार्ट किसने किया था, यहाँ पे लिखा है क्या, नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, है ना, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर उसके साथ बाद बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर काम किया। ठीक है, किस किस ने किया, वी विल सी दैट, इल्तुतमिश ने क्या काम किया, ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या काम किया। ठीक, फिर ठीक है, बट लास्ट की अभी बात करते हैं कि जब वो पूरा बन गया ना, तो 4 स्टोरी बना था, उसके बाद एक और स्टोरी बनना था। ठीक है, तो वो लास्ट स्टोरी जो फिफ्थ स्टोरी आज आपको देखने को मिलती है, ये किसने बनाई थी, तो आपको याद रखना है लास्ट में जो इसके ऊपर काम किया वो किया फिरोज शाह तुगलक ने। उससे पहले जितना काम होना था हो गया। ठीक है, लास्ट में सबसे ज्यादा जो काम किया, सबसे लास्ट में किसने काम किया, कुतुब सॉरी फिरोज शाह तुगलक ने। बस इतना याद रखना है, इसके बाद कोई मेजर काम नहीं देखने को मिला। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ, फिर से आ सकता है, ये आ सकता है किसने बनाया, ये आ सकता है बेस किसने रखा, ये आ सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टोरी किसने बनाई, ये आ सकता है जब वो टूट गया तो फिर से किसने बनाया, ये आ सकता है जब वो फिर से रीबिल्ड किया गया उसके बाद फिफ्थ स्टोरी किसने बनाई, कुछ भी आ सकता है। कुतुब मीनार इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, तो वो हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके फाउंडेशन रखा था, इसका फाउंडेशन रखा था। ठीक है, और किसके लिए डेडिकेटेड था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एसएससी के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको भी याद रखना है कि एक सूफी सेंट थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके लिए ये मतलब कि उनको ये क्या किया गया था, उनको ये डेडिकेट किया गया था। ठीक है, कुतुब मीनार। उसके बाद इल्तुतमिश है, उसने 3 और स्टोरीज को बनाया। मैंने आपको बताया बेस रखा था किसने, बेस रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऊपर की 3 स्टोरीज किसने बनाई, ये बनाई है इल्तुतमिश ने। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसके ऊपर काम किया, फिरोज शाह तुगलक ने इसके ऊपर काम किया। लास्ट में जो लास्ट फिफ्थ स्टोरी थी, फाइनल स्टोरी थी, वो इसने बनाई।
रिस्टोरेशन एक बार क्या हुआ था कि 1505 में अर्थक्वेक आया था, तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि इसकी रिस्टोरेशन की ज़रूरत पड़ी, तो उस टाइम पर सिकंदर लोदी ने इसके ऊपर काम किया। तो पहले 3 नाम याद हो गए। पहले 3 नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। यहाँ तक ये खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिले, बट अर्थक्वेक की वजह से ये टूट गया। उसकी वजह से इसके ऊपर उसके बाद इसके ऊपर किसने काम किया? सिकंदर लोदी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी अलाई मीनार, जो ये कॉम्प्लेक्स है कुतुब मीनार के। इसके अंदर आपको एक और बिल्डिंग देखने को मिलेगी जो कुतुब मीनार जैसी ही बनाना शुरू कर दी गई थी। ठीक है, बट वो पूरी नहीं हो सकी। वो पूरी नहीं हो सकी। ठीक है, तो वो जो स्टार्ट करी थी वो करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये अनफिनिश्ड टावर है, वहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आधा बना हुआ है। ठीक है, टूटा फूटा सा है अभी। ठीक है, इसको एम किया गया था कि जो कुतुब मीनार की अभी की हाइट है ना उससे डबल बनाया जाएगा, बट उस काम को रोक दिया गया जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई। बस इसको आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अलाई दरवाजा के बारे में पीछे पढ़ के आए। ठीक है, ये याद रखना है। पहला ट्रू डोम हमें यहाँ देखने को मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, अगर आप इसे लीव करते, आप इसे स्किप करते तो कोई वैसी बात नहीं थी। ठीक है, इधर पूछा गया निजाम शाही क्या बीजापुर के थे, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है बताना है आपको। ठीक है, तो निजाम शाही बीजापुर के तो नहीं थे, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अहमद नगर के थे। ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। बरीद शाही इस बिदार ठीक है। कुतुब शाही इस गोलकोंडा ठीक है। इमाद शाही बेरार ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बीजापुर डायनेस्टी में कौन थे? आदिल शाही। निजाम शाही कहाँ पे थे? अहमदनगर। ये आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, जहाँ पर कुछ नहीं है ज़्यादा बताने के लिए वहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको करना ही था, इस ये छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपको हमेशा बताया पॉजिटिव दिखे कर दो भाई, ठीक। नेगेटिव दिखे भाई हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, चलो 5 सेकंड देता हूँ, पढ़ लो एक बार फिर मैं बताता हूँ। ओके, under Akbar, this system of zabt was established over a large area from Punjab to Awadh. ठीक है, पॉजिटिव बोला गया पर्टिकुलरली 17th सेंचुरी में ही नॉर्थ इंडिया में जब्त लॉस्ट मच ग्राउंड टू सिस्टम ऑफ खानपुर। सिर्फ वो नेगेटिव चीज इंट्रोड्यूस करी कि एक सिस्टम खत्म हो गया दूसरा आया, है ना। जब्त मैंने आपको बताया था, जब्त में क्या होता था कि प्रॉपरली चेक किया जाता था कि कोई भी सॉइल है वो कितनी फर्टाइल। ठीक है, ये चेक किया जाता था। उसके बाद क्या था, उसके बाद उससे कितना रेवेन्यू आपको लेना है वो चेक किया जाता था, है ना। अकबर के टाइम पे प्रोमिनेंट था, आपको पता है ये चीज, है ना। ये कनकुत या खानकुत क्या था, इसमें मैंने आपको बताया था कि प्रॉपरली चेक नहीं किया जाता कि कितनी फर्टिलिटी रही है पास्ट में, कितना इससे मतलब कि क्रॉप जनरेट हुई है, ये सब नहीं देखा जाता। खानकुत में एक एस्टिमेटेड तरीके से रेवेन्यू को सेट किया जाता था। दोनों ही तरीके उस टाइम पर चलते थे, तो ऐसा नहीं था कि एक ने किसी को रिप्लेस कर दिया। तो वही एक नेगेटिव चीज बोली गई थी, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है और फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझो कि वही मैं कह रहा हूँ ना कि यार मैंने आपको बता दिया ना, आपके +20 बढ़ जाएंगे नंबर, अगर जो मैं आपको ये कह रहा हूँ ये आपने अपना लिया तो। ठीक है, अब ये जब्त वगैरह सब कुछ ठीक है, साइलेंट पे कर दूंगा थोड़ी देर में, अभी कर दूंगा तो कॉल कट जाएगी। अब देखो जरा, यहाँ पर क्या है कि ज़ब्त मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, मैंने आपको कनकुत या खनकुत जो भी उसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि इंटरचेंजेबली यूज़ करते रहते हैं। दोनों जो है, दोनों मैंने आपको समझा दिए थे। या बंदोबस्त समझा दिया था, है ना। दानाबंदी समझा दिया था जो कनकुत का दूसरा नाम है। ये पोलज, पराउती, चाचर, बंजर सब मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं। कब समझाया था? अभी ऊपर यही क्वेश्चन करके आए थे ना, जहाँ मैंने बोला था आपको कि लैंड बेस्ड टर्म्स जितनी है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब देखो जरा, ये थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करो, मैं थोड़ा सा साइलेंट कर लेता हूँ। अब इसको क्या करो, आप सॉल्व करो इसको। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, ये इसमें नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है नो डाउट, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, मैंने आपको बताया भाई।
कि वो पेपर जो आपके लिए ले रहे हैं वो आपको एलिमिनेट करने के लिए ले रहे हैं। वो यहाँ पे ये नहीं देख रहे कि कौन से बहुत ही बेहतरीन लोग हैं, नहीं, वो आपको एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उनको पता है इतनी सीट्स नहीं है, सबको हम नौकरी नहीं दे सकते, तो सिंपली एलिमिनेट कर रहे हैं। ये पेपर ऐसा है। तो नॉलेज तो ज़रूरी है, साथ ही साथ एप्टीट्यूड भी ज़रूरी है। जिनके अंदर दोनों ये है, उनके लिए वो पोस्ट बनी है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर क्या बोला गया, इन 1560s अकबर हैड अ फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड। पॉजिटिव होगा यार, ठीक है, बट मुझे ऑप्शन के हिसाब से ये भी पता है मैक्सिमम एक गलत होगा, नहीं तो दो तो गलत हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम दो गलत हो सकते हैं, या तो एक तो गलत हो गई, तो मुझे ये पता है इनमें से एक स्टेटमेंट तो गलत ही है। अब देखते हैं 1570s में क्या हुआ, जैसे 1560s में बताया, फिर 1570s में बोल रहे हैं अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी। अब ये थोड़ा टिपिकल हो गया, चलो नहीं पता छोड़ दो, पर ये पता है कि ये करेक्ट है, क्यों, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव है, तो वन जहां पर नहीं है मैं उसको वैसे ही हटा देता हूँ। ठीक है, अब जिस हिसाब का यहाँ पे मतलब कि ऑप्शंस बच रहे हैं उस हिसाब से सेकंड करेक्ट होगी। अकबर ऑल्सो कमीशनड अ वाइट मार्बल टोम ऑफ शेख सलीम चिश्ती एज सिकरी। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सिकरी में ही था या नहीं था। फिर इन 1585 अकबर डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल बैक टू आगरा। अब ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन यार आप 50-50 तक पहुंच गए हो, तो आई विल से कि आप रिस्क लो, आप रिस्क लो। अब क्या था इसमें, क्या था कि कैपिटल वापस आगरा नहीं शिफ्ट करी जा रही थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो बोला ना इसने फोर्ट आगरा में बनाया, कंस्ट्रक्ट किया 1560s में। ठीक है, तो अब इसने अगर अपनी शिफ्ट करी कैपिटल वहां से कहीं और, तो ये वापस आगरा आया है या फिर यहाँ से कहीं और जा रहा है, तो एक्चुअल में ये लाहौर करी थी, ये आगरा नहीं करी थी। तो अब वही ये टिपिकल तो है यार, देर इज नो डाउट इन इट, बट मैंने आपको बोला है अकबर इज इंपॉर्टेंट। मुगल्स में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो अकबर पढ़ो, टाइम कम है तो। अगर आपको सुल्तानेट टाइम में, उस टाइम की जो डायनेस्टी थी उसमें कुछ पढ़ना है तो स्लेव डायनेस्टी पढ़ो। क्यों बोल रहा हूँ, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा ना, स्लेव डायनेस्टी से, अलाउद्दीन खिलजी से, फिरोज शाह तुगलक मतलब तुगलक डायनेस्टी से, यहाँ पर हमारी जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी है उससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया। फिर जो हमारे यहाँ पर सबसे पहली डायनेस्टी थी मामलुक डायनेस्टी भी जिसे बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तीन डायनेस्टी पढ़ के खत्म करो ना। हमें पता है मुगल एम्पायर के टाइम पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अकबर से, खत्म करो ना पढ़ के। समझ रहे हो इस चीज को, इंपॉर्टेंट थीम्स पढ़ो ना, क्यों नहीं पढ़ रहे। यही मैं आपको कह रहा हूँ, टाइम कम है पर इंपॉर्टेंट थीम्स पढ़ो। 1 2 3 जो है वो राइट आंसर है, जैसे यहाँ पे लिख भी दिया है लाहौर में। ठीक है, अब विजयनगर एम्पायर हम डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बट फिर भी आपको मैं 5 to 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, एक बार गो थ्रू कर लो इसको स्टेटमेंट्स को, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, अमर नायकाज, आपको पता है ये विजयनगर के टाइम पे होते थे। मुगल्स में जैसे मनसबदार्स होते थे, क्या किया जाता था, उनको कैश में पैसा देने के बजाय बोला जाता था कि ये पर्टिकुलर लैंड है, यहाँ से आप रेवेन्यू कमाओ, रेवेन्यू जो आप कमाओगे वही आपकी सैलरी है। वैसे ही अमर नायकास जो हैं वो मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे। ठीक है, जिनको टेरिटरीज दी जाती थी। ठीक है, वर गिवन द टेरिटरीज टू गवर्न बाय द राजास। ट्रू, इन ल्यू ऑफ देयर सर्विस एंड ऑल्सो मेंटेन देयर कॉन्टीजेंट्स, मतलब कि जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते थे, प्लस जो आर्मी वो मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि आर्मी जो वो मेंटेन करते थे उसके लिए पैसा चाहिए। बोला गया वो पैसा कैश में दिया जाता था। अभी तो मैंने आपको बताया, मनसबदार्स हों, जागीरदार्स हों, जमींदार्स हों, अमर नायकाज हों, इन सबको पैसा दिया जाता था लैंड के रेवेन्यू के रूप में, तो कैश में नहीं दिया जाता था। कैश नहीं देना, इसीलिए तो ये सारी तरीके लाए गए थे। ठीक है, तो यही वो आपसे जानना चाह रहे थे, क्या आपको ये पता है या नहीं पता, ये नॉलेज है। कुछ सिस्टम एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कुछ सिस्टम कॉइन से रिलेटेड, कुछ सिस्टम वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। वो नॉलेज यूपीएससी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही तो काम है, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि आपको इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता हो, इनके रेवेन्यू सेटलमेंट के बारे में पता हो, क्यों नहीं चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ ही चीजें हैं जो आपको बहुत डीप में पढ़नी है, तो वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है,
तो ये गलत हो गया। दे मेंटेन स्टिपुलेटेड कंटीजेंट्स एंड एलिफेंट्स, बिल्कुल पॉजिटिव यार, पॉजिटिव, ठीक है। दे यूज टू सेंड ट्रिब्यूट टू किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद द गिफ्ट टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी, बिल्कुल सही बात है, क्या गलत है इसमें। तो वैसे भी टू गलत था, टू गलत होते ही हमारे हमारे पास एक ही ऑप्शन था जो करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब थोड़ा विजयनगर एम्पायर को पढ़ लेते हैं, ठीक है। विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन, जो विजयनगर एम्पायर था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को एक नाम दिया गया था नयनकारा सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या किया जाता था कि अमारम जो है उनको बोला जाता था कि ये अमारम अगर पूछा जाए क्या है, तो आपको ये समझना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, ठीक है, उनको अमारम दी जाती थी, ठीक है। वो क्या थी एक्चुअल में, जैसे जागीर थी, जैसे मनसब्स थे, वैसे ही क्या किया जा रहा था, जो मिलिट्री चीफ्स थे उन्हें अमारम दी जाती थी। अमारम मीन्स लैंड, ठीक है। और जिनको ये दी जाती थी उन्हें क्या बोला जाता था, नायकाज या फिर पलाइया गर्स, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये तो हमारे जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब विजयनगर एम्पायर 1336 से 1646 तक रहा, ठीक है। फाइंड किसने किया था, हरिहर वन एंड बुक्का राया वन। राया अब आप समझ गए, पीछे मैंने बताया आपको राया कौन होते थे, है ना। अब इस चीज को आपको याद रखना है कि विजयनगर एम्पायर सिर्फ एक डायनेस्टी नहीं थी, ठीक है। विजयनगर एम्पायर में डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज आई, जैसे सबसे पहले आई संगम डायनेस्टी, फिर सलुवा डायनेस्टी, फिर तुलुवा डायनेस्टी, फिर अराविदु। अराविदु वाज द लास्ट डायनेस्टी। इसके बाद जो है विजयनगर एम्पायर के हमें देखने को मिला कि इट गॉट रूइंड, ठीक है, वो खत्म हो गया। तुलुवा डायनेस्टी के टाइम पर मैक्सिमम पावर देखने को मिली। तुलुवा डायनेस्टी के टाइम पे भी मैक्सिमम पावर किसके अंडर देखने को मिली, यहाँ पर मैं भी आपको बताऊंगा, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, ठीक। अब फाउंडर्स ये थे, ठीक है। इनकी जो कैपिटल थी, कैपिटल क्या थी, कैपिटल थी हम्पी, लिखा होगा आगे, देख लेंगे एक बार। हम्पी क्या है, किसके साइड में थी, तुंगभद्रा रिवर के साइड में। तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बताओ कमेंट में, ठीक है। तुंगभद्रा रिवर, हम्पी, कैपिटल थी, ठीक है। फिर कृष्णदेव राया के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, क्योंकि विजयनगर एम्पायर में भी जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो ना। तो कृष्णदेव राया जो थे, इनके टाइम पे हमें जेनिथ देखने को मिली। जेनिथ का मतलब क्या है कि जो मैंने बताया, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम इन एवरीथिंग, ठीक है। इन्होंने एक चीज याद रखनी है आपको, इन्होंने कुछ काम लिखा है अपना, संस्कृत में भी लिखा, तेलुगु में भी लिखा है। तेलुगु का एक बहुत ही फेमस वर्क है अमुक्ता माल्यदा, ये आपको याद रखना है। ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये जो टेक्स्ट है, ये जो पोयम है, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है। पूछा जाता है ये किसने लिखी है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, क्योंकि विजयनगर एम्पायर के टाइम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे उनके बारे में तो पूछा जाएगा ना, तो वही यहाँ पर पूछा गया। इनका जो विजयनगर एम्पायर है, इसका आपको ये मैंने बताया, इट गॉट रूइंड, ठीक है, अराविदु डायनेस्टी के टाइम पर। तो कौन सी वो बैटल थी, ये बैटल थी बैटल ऑफ तालीकोटा। ये आपको याद रखना है 1565 में हुई। इस बैटल का जो नाम है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट नेम से क्वेश्चन आगे पूछे गए। तो क्या क्या नाम था, बैटल ऑफ बानीहट्टी, बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी। बानीहट्टी आजकल भी काफी न्यूज में है, मुझे जरूर बताना किस वजह से न्यूज में है, ठीक है। काफी पॉल्यूशन हो रहा है वहां पे, क्यों हो रहा है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर यहाँ पर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ। ये जो बैटल ऑफ टालीकोटा हुई, ये विजयनगर एम्पायर प्लस 5 डेक्कन सुल्तानेट्स जो थे वो एक साथ आ गए थे, जैसे बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिदार, बेरार, ये सारे साथ में आए और विजयनगर एम्पायर को इन्होंने एंड कर दिया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जो जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, अमर नायका सिस्टम। अमरा आपको पता है क्या है, लैंड। नायका पता है जो उसको गवर्न करने हैं, जैसे कि मनसबदार, मनसब को चेक करने वाले मनसबदार, वैसे ही अमर को चेक, अमरा को चेक करने वाले कौन, नायकास, ठीक है। ये आपको याद रखना है। रेवेन्यू सिस्टम आपको पता है कि कैसे आता है रेवेन्यू सिस्टम, है ना। एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी उस टाइम पर, उस टाइम जॉब्स नहीं हुआ करती थी, है ना। जॉब्स का जो सिस्टम आया वो तब आया जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तब आपको बताया गया 9 to 5 जो जॉब आप कर रहे हैं, इट इज द बेस्ट काइंड ऑफ जॉब। ये बताया गया कि आपको उतना आपके पैसे दिए जाएंगे जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। वो बेस्ट वे है अर्न करने की, ये आपको बताया गया, ठीक है। आपको ये बताया गया कि सिटीज में आके जो आप लाइफ जीते हो वो बेस्ट टाइप ऑफ लाइफ है। ये कब आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर, क्योंकि लोगों को विलेज से निकाल कर कहाँ लाना था, सिटीज में लाना था।
ठीक है, क्योंकि वहीं पर सारी इंडस्ट्रीज लग रही थी। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट था ये अब आया। उससे पहले क्या था, एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, लोग खुश थे, बढ़िया जी रहे थे, अपना मस्ती कर रहे थे, है ना। बट तब उस टाइम पर सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, ऑब्वियसली रेवेन्यू जो एग्रीकल्चर से आ रहा है, तो सॉइल फर्टिलिटी के बेस पर इस टाइम पर बहुत अच्छा सिस्टम था। ठीक है, कि सॉइल की फर्टिलिटी चेक करी जाएगी, फिर चेक किया जाएगा कितनी क्रॉप उससे उग सकती है, फिर उसके बेस पे रेवेन्यू लगाया जाएगा, नॉट लाइक ब्रिटिशर्स। ठीक है, कि चाहे उगे ना उगे भैया रेवेन्यू चाहिए हमें। ठीक है, करेंसीज की बात करें, इस टाइम पर गोल्ड कॉइन्स को यूज किया जाता था, तो वो गोल्ड कॉइन्स का नाम क्या था, वराहाज या पगोडाज। प्लीज याद रखना है, डायरेक्टली टर्म बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फॉरेन ट्रैवलर्स देखने को मिले बहुत सारे, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। निकोलो कॉन्टी कहाँ का है, इटली का है। अब्दुल रजाक पर्शिया का। डोमिंगो पाएस पोर्तुगीज है। फर्नांडो नूनेज पोर्तुगीज है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, जो आपको कृष्णदेव राया ने, गोपुरम्स क्या होते हैं थोड़ा सा समझाता हूँ, है ना, आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ के। बीच में आपको यहाँ पर एक टेम्पल देखने को मिलेगा, टेम्पल सराउंडेड होता है गेट से। तो जो गेट्स होते हैं ना, गेट्स में बहुत ही आपको क्या देखने को मिलेगी, कार्व किए जाते थे बहुत सारे, मतलब कि यहाँ पर स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। ठीक है, वॉल्स के जो एंट्री गेट है उसके ऊपर ही, तो इसको ही बोला जाता था गोपुरम। तो ये जो एंट्री गेट्स है ना, जिससे आप टेंपल में एंट्री कर सकते हो, इन्हें गोपुरम्स बोला जाता था। एक ही गोपुरम नहीं होता था, बहुत सारे गोपुरम्स होते थे, है ना, अलग अलग टेंपल में अलग अलग टाइप के गोपुरम्स है। तो जो विजयनगर एम्पायर के टाइम पर जो कृष्णदेव राया ने गोपुरम्स बनाए, वो बहुत ही हेविली कार्व्ड थे। ठीक है, और बहुत ही सुंदर थे। तो उनको एक नया नाम दिया गया, राया गोपुरम्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है, राया गोपुरम्स किसके टाइम पे दिया गया, कृष्णदेव राया के टाइम पे। ठीक है, कल्याण मंडपम्स ये सब आपको पता ही होगा। ठीक है, हाँ, लिटरेचर इस टाइम पे संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। बाकी कृष्णदेव राया का हमने देख लिया। कृष्णदेव राया के टाइम पर अष्टदिग्गजास भी हुआ करते थे। अष्टदिग्गजास ये कौन हुआ करते थे, आठ अष्ट आठ दिग्गजास तेलुगु पोएट्स। ठीक है, तेलुगु पोएट्स। तो अगर पूछ लिया जाए कि अष्ट दिग्गजास, टर्म बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए अष्ट दिग्गजास क्या है, तो 8 तेलुगु पोएट्स जो किसके टाइम पर थे, जो किसके आपको कोर्ट में देखने को मिलते थे, कृष्णदेव राया के। कृष्णदेव राया इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से भक्ति सेंट से, मैंने पीछे बोला कि अगर निर्गुणा पूछा जाएगा, निर्गुणा स्कूल आपको पता होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से आपको यहाँ पे देखने को मिले थे, जो इनके, मतलब कि जो भी इसे फॉलो करते थे, जिन्होंने इसको प्रोमिनेंटली, मतलब कि जिसे हम कहते हैं कि प्रोमिनेंटली इसको फैलाया, वो कौन कौन से लोग थे। तो इसलिए आपको वो पता होना चाहिए। अब इसमें बोला है कि कौन से इसमें से निर्गुणा स्कूल के नहीं। निर्गुणा का मतलब क्या है, जो किसी भी, जैसे हम कहते हैं कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स को नहीं मानते, कि जो पावर है, यस इट इज अ सुप्रीम पावर बट इट इज फॉर्मलेस। ठीक है, तो वो निर्गुणा है। ठीक है, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। आपको पता है कबीर हो गए, नानक हो गए, दादू हो गए, ये इसको मानते थे। बट चैतन्य महाप्रभु, मैंने आपको बताया कि ये तो मानते थे। जैसे आपने देखा होगा कृष्ण भगवान की जो पूजा करते हैं, उन्हें चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता होगा। ठीक है, तो क्या है कि वो डायरेक्टली क्या करते थे, वो कृष्ण भगवान को मानते थे। तो अगर कृष्ण भगवान को माना जा रहा है, मतलब फिजिकल एट्रीब्यूट्स में माना जा रहा है, मतलब वो तो किसके हैं, सगुणा के हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे जो फॉर्म्स थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, तो अब इसके ऊपर फिर से बात करके कोई फायदा नहीं। तो ये आप पढ़ सकते हो। अब मैंने अभी बताया आपको, बैटल ऑफ तालिकोटा इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फिर वही पूछ लिया, बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी कौन सी बैटल को और कहा जाता है, बैटल ऑफ तालिकोटा। इसको एक और नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ बानीहट्टी, है ना, याद रखना था। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कुछ क्वेश्चन है डायरेक्टली हम एक बार पढ़ चुके हैं, हमें बस गो थ्रू करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है, देखो बहुत ही डीप में क्वेश्चन पूछा गया। जब भी डीप में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ऐसी चीज पूछी जा रही है दैट इज न्यू, और अगर वो नेगेटिव नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अगर वो पॉजिटिव है तो मैं उसे सही मानूंगा। अब यहाँ पे देखो, द अर्ली मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय शिराजी स्कूल वाइल द अर्ली मुगल पेंटिंग्स इनिशियली फॉलोड बिहजत स्कूल। पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं देखने को मिला ना। ठीक है, और बहुत ही डीप है, ऐसी चीजें पूछी गई है विच वी डोंट रीड। ठीक है, तो ऐसी चीजों में बस ये ढूंढो पॉजिटिव नेगेटिव है या नहीं है।
अगर आपको लगता है आपको नहीं पता, रिस्क नहीं लेना, छोड़ के आना है, तो आप छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। बट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज बताऊंगा, और वो चीज आप फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे, तो दिक्कत क्या है? समझे इस चीज को? द मेजर एक्सपोनेंट ऑफ बिहजद स्कूल इन इंडिया वर सैयद अली एंड अब्दुल समाद। अब ये कहाँ तक याद करोगे कौन से स्कूल के कौन मतलब कि फाउंडर हैं, या किसने उसे प्रोमिनेंट बनाया? नहीं याद कर सकते ना। पॉजिटिव दिख रहा है, सही मानो, दोनों ही सही है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैं कोई चीज आपको बता रहा हूँ और वो एप्लीकेबल नहीं हो रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो हम बोलेंगे ना कि हाँ वो सही नहीं है। बट अगर मैं कोई चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो ट्रिक बता रहा हूँ, ये ऐसे एप्टीट्यूड मानो, दिस इज एप्टीट्यूड नॉट ट्रिक, तो एप्टीट्यूड बता रहा हूँ, ठीक है, और वो सही हो रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली दिस इज द राइट वे टू अप्रोच दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सिंपल सी बात है ना? आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे डीप में इसमें नहीं जाना है, अगली बार ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बट उन स्टेटमेंट्स को आप देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। अब बोला गया है कि इनमें से वो कौन है जिन्होंने पॉपुलराइज किया ध्रुपद फॉर्म ऑफ म्यूजिक को? ठीक है, ध्रुपद फॉर्म ऑफ म्यूजिक को किसने किया? अब यहाँ पे बहुत अलग अलग नाम देखने को मिल रहे हैं, बट एक नाम है जो आपको देखने को मिल रहा है, जो आप बहुत सुनते हो, देखो वही वाली ट्रिक यहाँ पे लग गई ना। अब उस ट्रिक के हिसाब से ठीक है कि आई गेस तानसेन ही है ना? उस ट्रिक के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है तानसेन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, जिनके बारे में हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सारे ऐसे दिए हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है ज्यादा, है ना? बट मेरे हिसाब से इसका आंसर तानसेन है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। यस, तानसेन सही है ना? तो मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ ट्रिक्स जो हैं वो एक बार एप्लीकेबल नहीं हुई अगर, लेकिन वो बार बार हो रही, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ों को आप प्रैक्टिस करोगे ना बार बार। जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिला, जो मैंने आपको पहले भी बताया था ब्रेक से पहले, कि इनके बारे में हमने ज़्यादा नहीं सुना, इनके बारे में हमने ज़्यादा नहीं सुना, इनके बारे में हमने ज़्यादा नहीं सुना, बट एक ऑप्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उससे रिलेटेड वो चाहेंगे कि हम डीप में पढ़ें, तो इसलिए वही आंसर है। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ। अर्ली लाइफ एंड लीनेज, ये एक्चुअली क्या था कि ये भी एक ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुए थे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या याद रखना, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताता हूँ। अकबर के कोर्ट को इन्होंने ज्वाइन किया 1562 में, ठीक है। बट इनको कुछ टाइटल दिए थे, वो टाइटल हमें देखना है। जैसे जो तानसेन है ना, वो टाइटल किसने दिया? वो दिया राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर। ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, और डिफेंस के एक एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। मियाँ नाम किसने दिया इनको? एम्परर अकबर ने। तो वो क्या करते हैं, यूजुअली इन्हें इंटरचेंज कर देते हैं, तो आपको याद रखना है कि इंटरचेंज नहीं करना है आपको। तानसेन जो है राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर, मियाँ नाम दिया था अकबर, ठीक है, याद रखनी है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट है मार्क कर देते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ध्रुपद स्टाइल अभी ऊपर देखा ही आए, उसे पॉपुलराइज किया है इन्होंने, ठीक है। बहुत सारे न्यू राग्स जो है वो इन्होंने गाए हैं, जैसे मियाँ की मल्हार, ठीक है, ये जो मल्हार है ये रेन से रिलेटेड होता है, ठीक है। मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, ठीक है, बस ये सब आपको याद रखना है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, टोम याद रखना बस। टोम जो है इनका, वो कहाँ पे है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे लिखा होगा ग्वालियर, तो मैंने इसलिए ही बताया क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। ग्वालियर में ही जन्म हुआ, ग्वालियर में ही टोम हुआ, ठीक है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, ये प्योर एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है। क्यों? समझने की कोशिश करो, ये बोला गया द सेलिब्रेटेड ग्रुप ऑफ पोएट्स इन मिडीवियल मथुरा एंड वृंदावन, इनको बोला जाता था अष्टचपास, ठीक है। अब ये बोला गया कि ये जो है आपको बोला गया वर द सक्सेसर्स ऑफ विच ऑफ द मिडीवियल भक्ति सेंट्स। अब आप देखो, मथुरा और वृंदावन के टाइम पर, या वृंदावन जो एरिया है, वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज। तो ऑब्वियसली वही आंसर होगा ना, सूरदास ऑफ ब्रज रीजन। तो ये एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें आपको नॉलेज की इतनी जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो बनारस, बंगाल, पंजाब और मथुरा वृंदावन की बात करी जा रही है, तो ऑब्वियसली ब्रज भाषा, ब्रज रीजन, सिंपल सी चीज है। स्टार्टिंग में ब्रेक से पहले भी बताया था, है ना? आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, ठीक है। टिपिकल क्वेश्चन था, वैसे पीसीएस वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बट हाँ, डिफेंस में ये पहली बार देखने को मिला था क्वेश्चन, कि जो अब्दुल रजाक है, एक पर्शियन ट्रैवलर है, ठीक है, पर्शियन ट्रैवलर है, ठीक है।
स्पेलिंग गलत हो गई ना। ठीक है, पर्शियन ट्रैवलर है, ठीक है, इसने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था। वहां पर इसने ये बताया कि जो लोग हैं वो यूजुअली एज अ फूड प्रोडक्ट कौन से फ्लावर को यूज करते हैं, जैस्मिन, लोटस, हिबिस्कस या रोज। रोज, ये आपको याद करना है कि वहां पर ये डेली लाइफ में यूज हुआ करता था। पीसीएस के क्वेश्चंस में ये पूछा गया है, डिफेंस में पहली बार पूछा गया। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ ना, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इधर से उठा के उधर डाल देते हैं, उधर से उठा के इधर डाल देते हैं, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब्दुल रज़ाक के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक पर्शियन स्कॉलर था, पर्शियन ट्रैवलर था, विजयनगर एम्पायर में आया था। ठीक है, यहाँ पर इसने ये बताया था, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। कॉल आ रही है जो, छोड़ो बाद में देखते हैं। जो ये एरिया था, जो ये हम्पी था, ठीक है, ये इसकी कैपिटल सिटी थी, ये उसमें बताया गया। और ये बोला गया कि वहाँ पे 7 कोसेंट्रिक लाइंस बनाई, क्योंकि कोसेंट्रिक लाइंस का मतलब क्या है, जिसका सेंटर एक ही था। ठीक है, ऑफ फोर्टिफाइड वॉल्स, जिसमें अर्बन एरिया है या एग्रीकल्चरल फील्ड है, सबको फोर्टिफाई किया गया था, मतलब कि एक पार्ट के अंदर रखा गया था प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। बोला गया रोज को डेली फूड प्रोडक्ट की तरह यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, ठीक है, कहीं नहीं, एनसीईआरटी में भी नहीं देखने को मिलेगा। भूनी, पचरा, दो पति। बट ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तब भी ठीक है, आप अपना रिस्क ले सकते हो। एक्चुअल में बोला जाता था पीसेज ऑफ मेंस क्लोथ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, महानवमी डिब्बा, ये दिया गया एनसीईआरटी में, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये बोला गया है नवरात्रों के टाइम पर ना, जो लास्ट डे होता है, 9th डे, महानवमी का दिन जो होता है, नवमी जिसे बोलते हैं, उस टाइम पर इस इलेबोरेटेड एरिया को यूज किया जाता था उस फंक्शन के लिए। ठीक है, एक इलेबोरेटेड एरिया होता है, यहाँ इसको यूज किया जाता था उस दिन। ठीक है, जो भी रिचुअल्स वगैरह है वो यहाँ पे किए जाते थे। विजयनगर एम्पायर में था, बिल्कुल था। हम्पी में था, बिल्कुल था हम्पी में। ठीक है, विजयनगर एम्पायर में था। हाईएस्ट पॉइंट हमें देखने को मिला उस सिटी का, बिल्कुल ठीक है, बात है, मैंने बोला रेज्ड पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है। विरूपाक्षा टेम्पल इज ऑल्सो इन हम्पी, बट नॉट हियर। इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये खाली है, ये एक रेज्ड एरिया है। यहाँ पर महानवमी डिब्बा इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे जो नवरात्रि के टाइम पे 9वां दिन होता था, उस टाइम पर रिचुअल्स वगैरह किए जाते थे। ठीक है, तो यस दिस इज करेक्ट, बट दिस इज नॉट करेक्ट। विरूपाक्षा टेम्पल किसी के ऊपर नहीं बनाया गया, बट यस हम्पी में ही है। ठीक है, ये खाली एरिया है, यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ, इसलिए बोलता है एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। महानवमी डिब्बा ग्रेट प्लेटफॉर्म बोला जाता है, विजयनगर एम्पायर में, हम्पी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रॉयल सेरेमनीज के लिए यूज किया जाता था, जो एनुअल महानवमी होती है, दशहरा वगैरह के फेस्टिवल्स करवाना, उस टाइम पर इसे यूज किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, बुंदेला रिबेलियन अगेंस्ट औरंगजेब, पॉजिटिव दिखे ना, सही मार देना। ठीक है, 10 सेकंड दे रहा हूँ, देख लो, पढ़ लो। ओके, शिवाजी एडवाइज्ड चतरासल टू प्रमोट लोकल राइजिंग अगेंस्ट औरंगजेब, पॉजिटिव, कुछ गलत तो नहीं है, किया हो। चतरासल लेविड चौथ लाइक मराठास, पॉजिटिव स्टेटमेंट, कुछ गलत तो नहीं लग रहा। इन 1705 औरंगजेब डिसाइडेड टू मेक पीस विद चतरासल एंड चतरासल वाज ग्रांटेड मनसब ऑफ 4000, चौथ लेने जा रहे थे, मनसब मिल गई, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अब मैंने आपको ये बोला, नहीं पढ़ा होगा आपने कभी ये भी, चतरासल क्या। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा होगा कि इन्होंने मनसब मिली इन्हें या इन्होंने चौथ के लिए मांग करी, नहीं पता। बट ये तो पता है पॉजिटिव है सारी स्टेटमेंट, कुछ गलत नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है, मारो सही। यही मैं आपको बता रहा हूँ, आपको हमेशा ये देखना है, अगर आपने कोई चीज ऐसी देख ली, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है ना, आपने सब कुछ पढ़ा है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपने करंट अफेयर्स पढ़ी, सब पढ़ा। अगर आपको ये दिख रहा है कि ये मेरी नॉलेज से बाहर है, तो सिर्फ आपकी से नहीं है, सबकी नॉलेज से बाहर है, तो इसका मतलब है कि अब मुझे सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढना है। इस बात को गांठ बांध लो, पता चल जाएगा जब एग्जाम पेपर देके आओगे। ठीक है, बट प्लीज इसे पॉलिटी
एंड ज्योग्राफी में मत करना, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस वहाँ पे बनाए जाते हैं, वहाँ पे कॉन्सेप्ट के थ्रू ही क्वेश्चंस को करा जाता है, वहाँ पे ट्रिक्स हैं बट अलग टाइप की ट्रिक्स होती हैं, ये ट्रिक्स नहीं लगती हैं। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए और हिस्ट्री वाला पार्ट, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंशंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक से रिलेटेड है तब भी ये चलेगा। ठीक है, बस पॉलिटी और ज्योग्राफी में मत लगाना। इकोनॉमिक्स में भी कई हद तक चलता है, बट इकोनॉमिक्स भी क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है कि क्या गलत है क्या सही है। इकोनॉमिक्स सबसे सिंपल चीज मुझे देखने को मिलती है, जो मुझे लगता है सबसे सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ से। अब वही बात है, मैं यही बोलूंगा, बस पॉजिटिव देखना, नहीं पता ना फिर भी सॉल्व कर लो। ठीक है, तो दे रहा हूँ मैं आपको 10 सेकंड, सोच लो समझ लो, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। ज़्यादा बचा नहीं है, 68 हो गए, 69 हो गए, 79 है। ठीक है, 10 पेज ही बचे। चलिए अब बताता हूँ। ठीक है, द डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल थ्रू हुगली। करते होंगे भाई, करते ही होंगे, हजार जगह से करते थे, यहाँ से भी करते होंगे। क्लोव्स एंड नटमेग्स वर कलेक्टेड एट सूरत बाय द डच एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप। क्या ये सही है? क्या नेगेटिव लिखा? कुछ नेगेटिव तो नहीं लिखा, दोनों सही है। तो अब आप ये मुझे एक बात बताओ, हमने इतने क्वेश्चंस कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस की हमें नॉलेज नहीं थी, बट फिर भी हम उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं, हाउ? जस्ट बाय द हेल्प ऑफ एप्टीट्यूड। हमने अपने एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग किया, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा। देखो, आप ये खुद करते तो शायद नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते। आप देखते डच ट्रेड है भाई, डच पढ़ लो पूरा। आप देखते हैं मुगल पीरियड की बात, मुगल पढ़ लो पूरा। बट क्या ये ऑप्शन आपसे वो मांग करता है वो नॉलेज? ये भी तो आपको अपने आप से पूछना था। ठीक है, तो आप देखोगे पॉजिटिव नेगेटिव कर करके ही हमने आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो मेडिवल हिस्ट्री के वैसे ही सॉल्व कर लिए। हाँ, नॉलेज की जरूरत है, नॉलेज के बिना कुछ नहीं होने वाला। नॉलेज की जरूरत है, बट नॉलेज की जरूरत भी वहां पे नहीं पड़ रही है जहां पर चीजें बहुत एब्सर्ड पूछी जा रही है। कौन याद करता है मुगल के टाइम पर डच ट्रेड कैसा हो रहा था, कैसे नहीं हो रहा था? पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ लोगे तब भी ओवरऑल चीजें समझ में आएगी, सारे फैक्ट्स कैसे याद करोगे? ठीक है, तो ये चीजें प्लीज समझने की कोशिश करो। ओके, विच नेवल फोर्ट्स वर इरेक्टेड बाय शिवाजी? अब ये ऐसा है ना यार, पता है तो पता है, नहीं पता है नहीं पता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये चारों के चारों किए गए थे, बट मैं इसमें क्या है कि कोई आपको ये नहीं बोलूंगा कि इस पे 4 के 4 करो, 3 के 3 करो। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था यार, हो सकता था यहाँ पे सिर्फ दो ही होते, तीन ही होते, एक ही होता। तो ये थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन और ट्रिकी क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन को प्लीज छोड़ देना। जिसमें आप 50-50 तक भी नहीं पहुंच पा रहे ना, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव का भी कोई खेल नहीं चल रहा, उनको हाथ मत लगाना। अगर आपको प्योर नॉलेज है, अगर आपको पता चल रहा है मैं 50-50 तक भी पहुंच गया हूँ, तो फिर आप अटेम्प्ट करना, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को हाथ मत लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव से सॉल्व हो जाएगा। 10 सेकंड दे रहा हूँ, आंसर ढूंढने की कोशिश करो। लास्ट में कुछ बात करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आप रुक जाओ। ठीक है, मुझे पता है यहाँ तक। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 100 बच्चे क्लास देख रहे थे ना स्टार्टिंग, जिन्होंने क्लिक किया था, यहाँ तक 25 ही पहुंचे हैं। तो आप इस बात के लिए खुश रहो कि आपने वो चीज ले ली है जो इन 75 को नहीं मिली। आपने वो ज्ञान ले लिया, आपने वो ट्रिक सीख लिया, आपने वो एप्टीट्यूड सीख लिया जो इन 75 ने नहीं सीखा, आप वैसे ही आगे। ठीक है, तो इस बात को समझ के खुश रहना कि आप अटेंटिव हो, आप मेहनती हो, कि आप यहाँ तक पहुंचे हो। बस कई बार थोड़ा सा एप्टीट्यूड, थोड़ा सा लक हमारा रह जाता है कि हमारा एग्जाम नहीं हो पाता, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपको बहुत कुछ सिखा जाती है प्रिपरेशन। ठीक है, अब देखो जरा। A Holmes cast excellent matchbox and made first rate gunpowder and artillery pieces। भाई नहीं पता, पर पॉजिटिव तो लग रही है। Assam adopted new crafts of brass casting and making granulated sugar during this period। पॉजिटिव लग रही है। Sartheberi village was known for its skill in metal casting। होगा भाई, पॉजिटिव है। कुछ नो नहीं बोला, नेगेटिव नहीं बोला, नॉट नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन आप प्योर नॉलेज से सॉल्व कर सकते थे? नहीं कर सकते थे आप। कैसे कर? बट आपने कर लिया, क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढ के।
तो ये ट्रिक हर एक सब्जेक्ट में नहीं लगती है, बट जिसमें लगेगी उसमें तो आपको बता दूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच हिंदुस्तानी क्लासिकल राग इज संग फॉर द इनविटेशन ऑफ रेन। क्या पीछे जब मैंने आपको बताया था राग मल्हार, तो मैंने आपको बताया नहीं था कि रेन से रिलेटेड यही होता है, इसका मतलब ही रेन है, तो यही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो मैंने बोल दी है ना अपने मुंह से एक्सप्लेनेशन के टाइम पर, उस पे ही क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आपको क्या करना है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, जो मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको सुनाया है, यार 2 से 3 बार वीडियो देख लो, हो गया काम आपका। ठीक है, एग्जाम कितनी देर की वीडियो होगी, ये 2 घंटे की होगी मैक्स टू मैक्स। पहली बार आप 1.25 पे देख लो, दूसरी बार 1.5 पे देख लो, तीसरी बार 1.75 पे देख लो, 2 पे तो आई डोंट थिंक समझ में आएगा, बट 1.75 पे देख लो। देखो ना, अभी दिन बचे हैं, अभी 19 दिन है। ठीक है, हो जाएगा, 3 बार रिवीजन हो जाएगा। जो वीडियोस अपलोड करो 3 3 बार देखो, खत्म करो। क्योंकि लास्ट में रिवाइज करना मुश्किल होता है, बट क्वेश्चंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूरी बुक नहीं आ रही है, पेपर में आ रही है इंपॉर्टेंट थीम्स, पेपर में आ रही है एप्टीट्यूड, जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राया, आई टोल्ड यू कृष्णदेव राया इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राया पढ़ने हैं, कौन सी डायनेस्टी से पढ़ने हैं, तुलवा डायनेस्टी से हैं पढ़ना है। तुलवा डायनेस्टी के टाइम पे ही सबसे ज्यादा हमें सुप्रीम पावर देखने को मिली विजयनगर एम्पायर की, उसमें भी सुप्रीम पावर जेनिथ में कब पहुंचे, कृष्णदेव राया। तो क्यों नहीं पढ़ना, पढ़ना है। बोला गया, देखो वही आ गई, बुक आ गई, अमुक्ता माल्यदा, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, तेलुगु लैंग्वेज में। इनके टाइम पर ही हमें देखने को मिलता था अष्ट दिग्गजास होते थे, 8 तेलुगु पोएट्स। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कृष्णदेव राया बिल्कुल पढ़ना है बार बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे ना तब मजे आएंगे आपके, तब आप बोलोगे बाजी का मजा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया इनमें से कौन सा ट्रैवलर है, ठीक है, जिसने रिपोर्ट किया कि इस टाइम पर कर्नाटका कोस्ट में सीड ड्रिल किया जाता था। ठीक है, वैसे तो टिपिकल क्वेश्चन है, छोड़ने वाला क्वेश्चन है, नहीं पता तो, बट फिर भी यही बोलूंगा कि कर लो। अगर अब पढ़ लिया तो एक बार पढ़ लो, रिपीट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बरबोसा, ठीक है, थोड़ा सा ना मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सकता है पीसीएस में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे थे कि बरबोसा कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, पोर्तुगल। रजाक पर्शियन, पहले ही बता दिया। कोंटी इटली, निकेटिन रशिया। ये याद कर लेना, हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग में आ जाए। ठीक है, पेयर वाले क्वेश्चन में आ जाए। ओके, हो गए क्वेश्चन यार भाव। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एंड होते हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, देखो, मैंने आपको करवाया क्या, एंशंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री, अब हो गया एनवायरनमेंट, ये 3 चीजें मैंने आपको करवाई। एंशंट हिस्ट्री की एनसीईआरटीज को भी मैंने कवर करवाया, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए, दोनों कर लो। एंशंट हिस्ट्री सॉर्टेड। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के पिछले सारे क्वेश्चंस करवा दिए। एक प्लेलिस्ट है जिसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, रादर दैन स्टडीइंग और रीडिंग बल्कि बुक्स, आप क्या करो, उन उस प्लेलिस्ट को देख लो जहां पर मैंने सारी इंपॉर्टेंट थीम्स कवर करी है। ठीक है, यस, ये जो एनसीईआरटी की सीरीज थी ये फ्री थी, बट ये वाली फ्री नहीं है, ये यूट्यूब पे ही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, बट इसको ज्वाइन करने के लिए 389 रुपीज आपको पे करने होंगे। पे कर दो, एक बार एग्जाम आ रहा है, पे करके अपना देख लो उसको पूरा। उसके बाद मिडीवियल हिस्ट्री, आई वोंट रिकमेंड कि आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, पार्ट 2 उसकी जो मैंने बताया, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 मत पढ़ो, पूरी मत पढ़ना। पर ये जो मैंने क्लासेस ली है ना अभी 15 ईयर्स की, इसको कर लो। ज्यादा ध्यान आपको उन सब्जेक्ट्स पे देना है, जो जैसे ज्योग्राफी है, प्लीज मत छोड़ना, ज्योग्राफी को अच्छे से रिवाइज करो, इकोनॉमिक्स को अच्छे से रिवाइज करो, एंशंट हिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिवाइज करो, मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करो। ठीक है, आपका साइंस का पोर्शन है वो रिवाइज करो। ठीक है, बट इतना रिवाइज करो कि आपके सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाए, ऐसा ना हो कि आप एक सब्जेक्ट को ही रिवाइज करते चले जाओ, प्लीज ऐसे मत करना। और उसी के लिए मैंने ये वीडियोस बनाई है, जो मैंने चीजें बताई है कि अगर आप विजयनगर एम्पायर पढ़ रहे हो उसमें भी क्या पढ़ना है, अगर आप मुगल एम्पायर पढ़ रहे हो तो मुगल्स में भी क्या पढ़ना है, अगर आप सुल्तनत पीरियड को पढ़ रहे हो, सल्तनत पीरियड को पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ना है।
ठीक है, ये सारी चीजें जो मैंने बताई है, ऐसे मैंने एनवायरमेंट में बताया, एंशिएंट हिस्ट्री में बताया, इन्हें देखो, अच्छे से करो। ठीक है, एग्जाम में अगर आप मान लो, मैं आपसे कहता हूँ 125 क्वेश्चन है भाई, 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, जिसे देखकर आपकी समझ लो कि हालत खराब हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन होंगे। प्लीज इन पे टाइम वेस्ट मत करना, टाइम लगाना बाकी 100 क्वेश्चन पर, जिसे सॉल्व करना इज रिलेटिवली इजी। ओके, तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, आप मुझसे पूछिए कि ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर वीडियो बना दो, आई विल मेक इट। ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट, बट आपको मुझसे पूछना पड़ेगा, कमेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।